हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए हम टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं और आज की हमारी टेस्ट सीरीज़ जो है 29 नंबर की टेस्ट सीरीज़ है। अभी तक है हम 28 टेस्ट सीरीज़ जो है सॉल्व कर चुके हैं और आज की हमारी 29 नंबर की टेस्ट सीरीज़ है। तो चलिए हम अपने आज की टेस्ट सीरीज़ की जो है शुरुआत करते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का एक विस्तृत मूल्यांकन करते हैं, जैसा कि हम हर बार करते आए हैं। और आज का जो हमारा ये अंत में जो है हम क्या करेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे। जो हमारे डेली टेस्ट होता है उस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि 25 क्वेश्चन जो है क्लास के लेते हैं, जो कि हमारी डेली की क्लास चलती है, और 25 क्वेश्चन जो है हम पिछले लेते हैं जो कि हम कर चुके हैं। इस प्रकार से 50 क्वेश्चन का अपन डेली टेस्ट करते हैं और ये टेस्ट जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर होता है। अगर आप चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। हमारा पेपर जो हम कर रहे हैं सॉल्व 2025 का कर रहे हैं और इसमें जो है समझें कि हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि हमारा जो अगला पेपर यानी कि 2026 का पेपर आना है कहीं ना कहीं 2025 की ट्रेंड पर होगा, क्योंकि सिलेबस जो है वही रहना है, बदला नहीं जाएगा। तो इसमें आप जो है बहुत सारी चीज़ें देखेंगे और समझेंगे। और हम जो है 2015 से जो है पेपर सॉल्व करते चले आए हैं, 2015 से जो शुरू किया था और आज जो है हमारे पास है 2025 का पेपर है। यानी कि हम जो है 10 पेपर जो है क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। प्रत्येक पेपर में 100 प्रश्न होते हैं और इसमें मिला करके जो 1000 प्रश्न जो है एमपीपीएससी द्वारा पूछे सॉल्व कर चुके हैं। और जब 1000 प्रश्न ऐसे सॉल्व किए और आप जानते हैं कि हर प्रश्न में जो है मैं एक विस्तृत व्याख्या देता हूँ। अगर 5 फैक्ट ही अगर मान लीजिए, हालांकि कभी कभी 10 भी हो जाते हैं, 12 भी हो जाते हैं, 5 मिनिमम मान लीजिए, तो कितने होते हैं 5000 फैक्ट जो है हम एमपीपीएससी के पूछे जो प्रश्न हैं उनके आसपास कर चुके हैं। बहुत अच्छा ये ध्यान रखिएगा, एफर्ट होगा। और अब देखेंगे इसमें कि 2015 में जहां हमने देखा तो एमपीपीएससी बहुत नॉर्मल प्रश्न पूछ रहा था। 2015 से लगा करके 2015 से लगा करके अगर 2018 तक आप देखेंगे, कहाँ से 2015 से लगा करके 2018 तक देखेंगे तो पेपर का जो है लेवल बहुत आसान था, ठीक है। लेकिन 2018 के बाद में देखेंगे तो ये पेपर जो है स्टैंडर्ड हुआ और 2023 के बाद देखेंगे तो पेपर में लेवल में जो है काफ़ी वृद्धि हुई है, ठीक है। तो कैसा भी हो, हमें भी क्या करना है, इसके पीछे पड़े हुए हैं, हम भी जो इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। और मैं बताऊंगा भी ये प्रश्न जो है किस प्रकार से बन रहे हैं, हमें पढ़ना किस प्रकार से है। आज मैंने एनसीईआरटी के आपको जो है आईसीटी के सबसे कठिन आपको जो प्रश्न लगते होंगे, आईसीटी के लगते होंगे, जो कंप्यूटर वाला सेशन है उसको जो है बहुत कठिन लगते हैं, उसकी मुझे भी कठिन लगते हैं। उसकी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती, क्योंकि उसका मेन कारण ये है कि भाई हिंदी में मार्केट में कंटेंट उसका उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश में ही उपलब्ध है और इंग्लिश का हिंदी में करके जो है एग्जामिनर भी ऐसे ही करते हैं कि इंग्लिश में पेपर बनता है, बाद में जो इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। तो कई बार जो है टफ जो वर्ड बहुत है हिंदी के टफ हो जाते हैं। तो हिंदी भाषा में जो है टेक्निकल कंटेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो है थोड़ा सा हो जाता है, पेपर कठिन हो जाता है। और अपने वातावरण के अनुसार ही लोग क्या सीखते हैं। हम बात किसकी करते हैं, हिंदी में बातें करते हैं, हिंदी में करते हैं। इतना एडवांस नहीं हुआ अभी इंडिया के जो गांव क्षेत्रों में इतनी चीज़ें टेक्निकल एक्सपेक्ट इतना ज़्यादा बढ़ोतरी हो सके। अगर ऐसा होता तो सरकारी नौकरी की तैयारी ना करे होते, यहाँ पर जो है सेवा सर्विस सेक्टर में जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती। खैर चलिए बात करते हैं। हर प्रश्न की जो है मैं बताऊंगा, आयाम भी बताऊंगा और बताएंगे भी कि इसमें कहाँ से आपको क्या करना है और देखेंगे। चलिए हमारे पास में जो पहला प्रश्न है, हम पहला प्रश्न जो है अपना देखते हैं। और हमारे पास में जो है पहला प्रश्न है, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, वहाँ सभी प्रकार की जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है और सभी प्रकार की जितने भी हमारे एफर्ट होते हैं, जितना परिवर्तन होता है सब वहीं पर जो मिलता है। एक बेहतर टेस्ट सीरीज भी वहाँ पर चलती है जो कि निःशुल्क है। तो ये है हमारा पहला प्रश्न। अब ये काली मिट्टी को लेकर के जो है प्रश्न है, इसे तो हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं काली मिट्टी के लेकर के। तो जो प्रश्न नॉर्मल हैं, जहां हमें याद हो चुका है, तो उसमें हम ज़्यादा समय नहीं देंगे, क्योंकि जो चीज़ें। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं ये शब्द कहा हुआ था कि अधिकांश प्रश्न अभी तक एमपीपीएससी ने सरल पूछे हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा 60% प्रश्न अभी भी एमपीपीएससी लड्डू ही पूछेगा। क्या पूछेगा, आसान प्रश्न ही पूछेगा। चाहे कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिएगा, अधिकांश प्रश्न आपको सरल मिलेंगे। लेकिन
40% प्रश्न जो क्या हैं आपके कठिन हैं, तो इनका जो है चेंजेस होता है। तो 60% प्रश्नों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, अन्यथा एक भी गलती जो है आपका 1 नंबर से सिलेक्शन रोकने का कारण बन जाएगी। फ्रेंड्स याद रखिएगा, चाहे प्रश्न सरल हो या गलत हो, उसमें भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर कठिन प्रश्न आप सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो ये किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। हर बार जो है आसान सी आसान बातें आपको लिखना है, तभी जो है चीज़ें वो रट जाएंगी। पहला प्रश्न देखते हैं। काली मिट्टी के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है और आप जानते हैं हम काली मिट्टी के बारे में मध्य प्रदेश में लगातार चर्चा करते रहते हैं। मध्य प्रदेश में जो है आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है काली मिट्टी पाई जाती है, यानी कि ब्लैक सोइल पाई जाती है। फिर जो है आपकी दूसरे नंबर पर रेड येलो सोइल पाई जाती है, लाल पीली मृदा। तीसरे नंबर पर जो है आपकी मिक्स्ड मृदा पाई जाती है। चौथे नंबर पर जो है एलुवियल सोइल यानी कि जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और पाँचवें नंबर पर आपकी जो है लेटराइट मृदा देखने को मिल जाती है। इनका परसेंटेज भी आपको जो है याद रखना है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 47% जो है आपकी काली मृदा देखने को मिलती है। 33% जो है लाल पीली मृदा देखने को मिलती है। और जो मिक्स्ड मृदा है 10% बुंदेलखंड में देखने को मिल जाती है। और जो है लगभग 3% मृदा जो है आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। और 2.5% आपको जो क्या है 2.5% जो है लेटराइट मृदा देखने को मिल जाती है। तो ये हमने अब ब्लैक सोइल की अगर बात करेंगे तो ब्लैक सोइल के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। देखिए ब्लैक सोइल जो है मध्य प्रदेश में क्या पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मृदा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मृदा है। दूसरी बात करें तो ब्लैक सोइल जो है यह है मध्य प्रदेश, इसमें जो है आयरन तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें आयरन तत्व पाया जाता है। साथ ही साथ इसे जो है इसका निर्माण की अगर बात की जाए कि इसका निर्माण कहाँ से होता है, जो है उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है प्रश्न में, जो व्याख्या बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, प्रश्न अपने आप बन जाएगा। इसका निर्माण जो है किससे हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। और बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण किससे होता है, ज्वालामुखी लावा से होता है। इसमें जो है यानी काली मृदा में जो है कैसा होती है, कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए कपास ही मृदा कहा जाता है। इस मृदा को महाराष्ट्र में जो है रेगुर भी कहा जाता है। और इसी मृदा को जो है स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। इसमें नमी धारण की क्षमता भी ज़्यादा होती है। चलिए अब जो है अपना प्रश्न देखते हैं और एक एक को जो है सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, ये दक्कन लावा के अपक्षय से निर्मित हुई है। तो हमने बताया है अभी कि बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। और बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण जो है किससे होता है, ज्वालामुखी लावा से होता है। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा जो है कथन सही नहीं है। ठीक है, अब दूसरा देखिएगा, इस मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस एवं जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। ये बात गलत लिखी हुई है। क्यों, क्योंकि ये वाली मृदा ही नहीं, भारत में जितनी भी मृदा पाई जाती है, स्टार लगा करके लिख लीजिएगा, भारत में जितनी भी मृदा पाई जाती है, भारत में सभी प्रकार की मृदा में नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है। नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है, नाइट्रोजन की और फास्फोरस की भी। और भारत की जितनी भी मृदा है, ध्यान रखिएगा, पहला फैक्ट ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा यहाँ पर कि भारत की जितनी भी मृदा है उसमें जो है पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। किसकी, पोटास और चूना की मात्रा जो है खूब प्रचुरता में पाई जाती है, पोटास और चूना की मात्रा। लेकिन जो नाइट्रोजन है उसकी कमी पाई जाती है। भाई जानते हैं ना आप भारत कितनी खाद यूज करता है, जिसे क्या कहते हैं आप, उर्वरक कहते हैं। जब बुवाई का टाइम आता है तब देखिएगा हर कोई डीएपी खाद डालना चाहता है। तो अगर नाइट्रोजन इतनी ही होती भारत की मृदा में, चाहे कोई भी हो, चाहे काली मिट्टी उठा लीजिए, चाहे जो भी मिट्टी हो, सब में जो है हमें खाद डालनी पड़ती है। तो नाइट्रोजन है ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम वैज्ञानिक तरीका अपनाते ही नहीं है, मार्केट के अनुसार पर चलते हैं। और अपनाएंगे भी कहाँ से भाई, हर किसान जो है अपनी जो है पेट की ज़रूरत पूरा करने के लिए मर रहा है, वहाँ फसल चक्र अपनाने की वैज्ञानिक तकनीक कैसे अपना सकता है, क्योंकि उसमें जो है एक स्टेबल कृषि करनी होती है। ठीक है, गेहूँ क्यों ना उगाएगा भाई, वह पेट के लिए मर रहा है। तो आप लोग कह रहे हैं कि दलहनी फसलें उगाइए, क्योंकि फसल चक्र का जो एक सिद्धांत होता है वो क्या होता है, दलहनी फसलें होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो है कहते हैं कि संसाधन और पैसा हर चीज़ का जो क्या होता है आधार होता है। तो वैसे ही जो विकास का आधार है, बातें तो बहुत से लोग जो है नेता लोग करते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, वैज्ञानिक भी सिद्धांत भी दे देते हैं ऐसा होना चाहिए, लेकिन सिद्धांत को जब हम धरातल में लागू करते हैं तब क्या हो जाता है, वो बात अलग होती है। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता होती है, ये बात बिल्कुल सही है, काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता होती है। यह मिट्टी मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। तो आप जानते हैं कि जो है मालवा में जो है काली मिट्टी देखने को मिलती है। और मालवा का पठार कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी भागों में पाया जाता है। तो आपका सही जवाब क्या निकल करके आ गया,
जो है आपका बी ऑप्शन जो है सही जवाब निकल करके आ गया। और काली मिट्टी में कुछ और ध्यान रख सकते हैं क्या? काली मिट्टी में कुछ और ध्यान रख सकते हैं क्या? तो एक फैक्ट और नोट कर लीजिएगा, काली मिट्टी का जो रंग होता है ना, क्या होता है, रंग कैसा होता है, काला होता है। और ये किसके कारण होता है? तो काले रंग का कारण है जो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट होता है। क्या होता है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट होता है। मृदा के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही, मैग्नेटाइट होता है, तो आप हर तरीके से क्या रखिएगा, तैयार रहिएगा। तो जहाँ से प्रश्न लगातार एमपीपीएससी पूछ रहा है, अभी इतने ही नहीं, अभी 2025 में एमपीपीएससी जितने पेपर लिए हुए हैं, अभी मैं इनके पेपर जो है हर प्रश्न सॉल्व करवा दूंगा। इससे जो है आपको किताबें पढ़ने, आप किताबें कितना भी कंटेंट पढ़ लीजिएगा, लेकिन जहाँ हमारी एग्जाम बॉडी जो है पूछती है उसके आसपास भी तो चलना चाहिए, वरना क्या होता है गहराई में जाने से। तो हम उनके भी सॉल्व करेंगे और जो है सब कुछ देखेंगे जहाँ से पूछा जा रहा है। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है 27 नंबर का। अब ये दूसरे नंबर का प्रश्न है, एमपीपीएससी का सिलेबस उठा करके देखोगे और उसमें देखोगे यूनिट 10, क्या देखोगे, यूनिट 10, और उसमें क्या जुड़ी हुई हैं, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ जुड़ी हुई हैं। तो सिलेबस याद होना चाहिए, जो हम प्रश्न कर रहे हैं वो हमारे किस पॉइंट से जुड़ रहा है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, कॉन्फिडेंट आता है कि हम ये टॉपिक जो है कवर कर चुके हैं। किताब से खूब पढ़िए, लेकिन जो परीक्षा उपयोगी कंटेंट है वो जो है सिलेबस के अनुसार लिंक कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, यूनिट 10 जो है जनजातियों वाला है, और उसमें लिखा हुआ है कि जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, ऐसा सिलेबस लिखा हुआ है, और संस्थान का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो आपको जो है क्या करना है, लगभग 10-15 संस्थान जो रट लेने हैं, रट लेने हैं। मैं यहाँ पर जो है आपको क्या लिखाऊंगा, 5 संस्थान। देखिए, जब बात करें हम किससे, एसटी से संबंधित संस्थानों की बात करते हैं, किसके संबंधों की, एसटी से संबंधित संस्थानों की बात करते हैं, मध्य प्रदेश हो या भारत हो। तो इसमें जो है हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। एक पढ़ेंगे हम कि राज्य स्तर पर जो संस्थान है, क्या है, राज्य स्तर पर जो संस्थान है, और राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थान है, किस पर है, राष्ट्रीय स्तर पर। तो मैं अभी राज्य स्तर के छोड़ रहा हूँ, क्योंकि भाई 14-15 संस्थान हैं और उन्हें हर एक को समझाना, ऐसे में क्या होगा, सिर्फ नाम लिख देना काफ़ी नहीं है, मुझे प्रश्न का लेवल भी समझाना है। और एमपीपीएससी की जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी क्या है आपको लिंक करना है। तो मैं अभी सिर्फ राष्ट्रीय स्तर बता रहा हूँ। आप जो है संस्थान के अंदर इसी प्रकार से कॉलम बना करके राष्ट्रीय स्तर के संस्थान लिखिएगा, और यहाँ से ऐसा पहला पॉइंट लिखिएगा, फिर दूसरा तीसरा ऐसे जो है लिखते जाइएगा। हम जो है एक एक करके चर्चा करते हैं। तो जब राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की बात करते हैं, तो पहला संस्थान है आपके, मैं बताऊंगा अभी, देखो पेपर कैसे आया हुआ है, तो इसमें पेपर में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, जब संस्थानों की बात की जाए, मध्य प्रदेश किस की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की बात कर रहे हैं, उसमें मैं पहला संस्थान ले रहा हूँ, वो है आपके पास में अनुसूचित जाति जो है वित्त और विकास निगम है। क्या है, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वित्त और विकास निगम, वित्त और विकास निगम। अब इससे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है आपका, विकास निगम। तो इसमें जो है आपको जितने में हैं सभी के सभी दिल्ली में स्थित हैं, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय स्तर के दिल्ली में अधिकांश स्थित हैं और राज्य स्तर के भोपाल में स्थित हैं। तो जो जैसे ना पता हो कभी, तो उस स्थिति में दिल्ली या भोपाल लगाइएगा अगर राज्य स्तर का हो। अब इसमें क्या याद रखना है आपको, इसमें जो है ध्यान रखना है, सिर्फ इसकी स्थापना ध्यान रखना है। हाँ, याद रखनी है स्थापना। मैं बताऊंगा जहाँ पर जो है सन याद करना, जैसे जहाँ से सन पूछे जाते हैं तो वहाँ में सन याद करना होगा। तो पहला ही आप क्या रखेंगे कि जो अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम है, अब ये काम क्या करेगा भाई, हालांकि यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्या काम करता है, लेकिन आप समझ लीजिएगा, तभी याद करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि एक शब्द याद करने के लिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कर लेते हैं तो हमारा मेन शब्द याद रहता है। दूसरा तरीका होता है कि ट्रिक वगैरह कोई लगा लेते हैं। तो हम, मेरा जो तरीका है कि उसको थोड़ा सा गहराई में जान लें ताकि मेन शब्द जो है याद रहे। अब ये वित्त और विकास निगम है, तो ये काम क्या करता है कि जैसे कोई योजना संचालित करनी है, कहाँ पर, केंद्र स्तर पर कोई योजना चल रही है, किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, या फिर कोई मतलब धंधा खोल रहा है, उद्योग खोलना चाहती है अनुसूचित जनजाति, तो उनके लिए जो है वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करता है ये संगठन, प्रयास करता है। और ये जो है 2001 में बना हुआ था, ठीक है। वित्त मंत्री जो होते हैं, जनजातीय क्षेत्रों के जो मंत्री होते हैं केंद्र में, वो इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। अब जो है स्टार लगा करके लिखिएगा, जो दूसरा संस्थान बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 बार जो है से एमपीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है। उस संस्थान का नाम है आपका ट्राइफेड। क्या नाम है उस संस्थान का, जो नाम है आपका ट्राइफेड जो है वह संस्थान है, ट्राइफेड। अब इसका पूरा नाम लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ट्राइफेड, ट्राइफेड जो है ये क्या है, एक संस्थान है। और मैं बता देता हूँ ये संस्थान क्या काम करता है। जैसे जनजातियाँ हैं, यानी कि अनुसूचित जनजातियाँ हैं, और वो क्या करती हैं, आप जानते हैं कि अनुसूचित जनजातियाँ अधिकांशतः वन क्षेत्रों में रहती हैं,
तो जंगली क्षेत्रों में रहती हैं, तो उनका जो भी क्या होता है उत्पाद होते हैं, क्या होते हैं उनके जो भी उत्पाद होते हैं, गलत लिख दिया, जो भी उनके क्या होते हैं, जो भी उनके उत्पाद होते हैं, ठीक है, यह उत्पादन होता है उनका जो भी उत्पादन होता है, जैसे कि वो क्या करते हैं महुआ बीनते हैं, महुआ बीनते हैं, ठीक है। और जैसे मतलब जितने भी वनों से मिलने वाले प्रोडक्ट होते हैं, तेंदुपत्ता का संग्रहण करते हैं जनजातियाँ, तेंदुपत्ता, तो इनके जो उत्पाद हैं उनका क्या करेगा ये ट्राइफेड जो है बाज़ार में क्या करता है मार्केट तक पहुंचाने का कार्य करता है, इनसे खरीदता है, एक निश्चित जो है वैल्यू पर क्या किया जाता है खरीदा जाता है, तो यही ये काम करता है। और जनजातियों के लिए अच्छा से अच्छा जो उनका रेट मिल सके इसके लिए ये क्या करता है काम करता है, तो एक प्रकार की ये क्या है मार्केटिंग प्लेस है जनजातियों के लिए, ऐसा ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें तो ये समझने वाली चीज़ है, इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा पेपर में। पेपर में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जो पेपर में इससे पूछा गया कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या ध्यान रखेंगे इसकी जो है स्थापना रट लीजिएगा, किसी भी अवस्था में रखना है आपको, 1987 में इसकी स्थापना हुई है, पूछा गया है MPPSC GE के पेपर में पूछा गया है। अब मैं MPPSC में पूछा गया है जैसे कह देता हूँ कई बार, तो MPPSC कम से कम 25 प्रकार के एग्जाम लेती है, ठीक है, और उसमें MPG के जो पहला पेपर होता है उसी प्रकार का आता है, सभी के लिए वो समान होता है, ठीक है। तो कई बार जो है पेपर में इसलिए रिवाइंड होते रहते हैं क्वेश्चन। तो MPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है कब हुई थी इसकी स्थापना, 1987 में हुई थी। दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है कि ट्राइफेड द्वारा जो है एक ब्रांड निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, एक ब्रांड निकाला जाता है, और उस ब्रांड का नाम है ट्राइब्स इंडिया। क्या नाम है, ट्राइब्स इंडिया, लिख लीजिएगा बिल्कुल। ट्राइब्स इंडिया नाम का, किताब में कंटेंट नहीं मिलता भाई, पेपर के बेस पर ही बनाता हूँ इसे। ट्राइब्स इंडिया नाम का क्या निकालती है, ये एक मतलब ब्रांड निकालती है, यानी कि इस ब्रांड का नाम है इसकी ट्राइफेड इंडिया। अब जैसे जनजातियाँ कुछ भी सामान क्या करती हैं बेचना चाहती हैं, तो ये ट्राइब से इंडिया ब्रांड के अंतर्गत जनजातियाँ इन्हें देती हैं, और ये ब्रांड जो है जैसे कंपनी को ख़रीदना है, विदेशों में जाना है, जहाँ भी जाना है, तो इसी ब्रांड से जो है बेचा जाता है जनजातियों का जो भी उनका क्या होता है सामान होता है। अब ये जो ट्राइब्स इंडिया कब से निकाल रही है, ये ट्राइब्स इंडिया ब्रांड कब बनाया हुआ था, ये 1999 बनाया हुआ था, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो ट्राइब्स इंडिया क्या है, ये ट्राइफेड का एक ब्रांड है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आया हुआ है ट्राइब्स इंडिया ब्रांड किसका है। दूसरा प्रश्न आया हुआ है कब ये जो है बनाया गया था ये ब्रांड। और जो तीसरा प्रश्न आपको याद रखना है कि ये प्रश्न पूछा है कि जो नाफेड नाम का एक संगठन है, ये भी क्या है व्यापारिक संगठन है, नाफेड नाम का क्या है एक संगठन है, तो नाफेड से उसने जनजातियों के जो सामान है अच्छा उसका मूल्य मिल सके, तो नाफेड से क्या किया है समझौता किया हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि ट्राइफेड ने अपने ब्रांड को जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर या मार्केट तक पहुंचाने के लिए किस संगठन से जो है समझौता किया हुआ है, तो नाफेड नाम के संगठन से क्या किया हुआ है समझौता किया हुआ है। ये बातें क्या करना है आपको किसी भी अवस्था में याद रखनी है। चलिए इतनी बातें हो गई। तीसरे नंबर मिटा रहा हूँ मैं ये, तीसरे नंबर का हम संगठन देखते हैं, और तीसरे नंबर का हमारे पास में संगठन है राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान। क्या है, ST, मतलब जो है ST के लिए स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, अनुसूचित जनजाति के लिए स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान। तो इसमें क्या ध्यान रखेंगे, यह पहले ध्यान रखिएगा जबलपुर में हुआ था। मूल रूप से जो है इसकी स्थापना जो है 1984 में की गई थी। कब की गई थी, 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पर की गई थी, जो नेताजी मेडिकल कॉलेज है, कहाँ पर, जबलपुर में जो है नेताजी मेडिकल कॉलेज है, वहीं पर एक यूनिट के रूप में स्थापना की गई थी। बाद में जो है एक जो है इसे क्या किया गया, 2014 में जो है इसे अलग से स्थापित किया गया, और इसका जो है ये वर्तमान नाम अस्तित्व में आया। तो कहाँ पर स्थित है, ये जबलपुर में स्थित है, ये बात ध्यान रखना। और जनजातियों के स्वास्थ्य संबंधित क्या करता है, ये काम करता है। चौथे नंबर का ध्यान रखते हैं, और चौथे नंबर में हमारे पास जो संगठन ध्यान रखना है वो है जनजातीय सलाहकार परिषद। क्या ध्यान रखना है, जनजातीय सलाहकार परिषद। तो आपने जो है भारतीय संविधान खूब पढ़ा हुआ है, और भारतीय संविधान में जो है आप जानते हैं कि अनुसूची 5 है। क्या है, अनुसूची 5 है, और अनुसूची 5 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, जनजातीय क्षेत्रों का क्या करेगा, प्रशासन करेगा। ये जो है आपने अनुसूची 5 में क्या किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, ठीक है। राष्ट्रपति जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन करेगा। तो राष्ट्रपति क्या करता है, अनुच्छेद
244 की धारा 1 का प्रयोग करते हुए जनजातीय सलाहकार परिषद जो क्या करता है, राज्यों में बनाता है। कौन से राज्यों में बनाएगा? तो जहाँ पर जनजातियों की जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर जो है जनजातीय सलाहकार परिषद बनाई जाती है। तो आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि कितने राज्यों में जो है जनजातीय सलाहकार परिषद है? तो ध्यान रखिएगा 10 राज्यों में जो है जनजातीय सलाहकार परिषद है और हमारा मध्य प्रदेश भी क्या है, इसी में शामिल है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? एक प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है कि कितने राज्यों में जो है जनजातीय सलाहकार परिषद है। दूसरा है कि किस अनुच्छेद में जो है प्रावधान है, तो अनुच्छेद पूछे तो आप बताएंगे 244(1) और किस अनुसूची में जो है जनजातीय सलाहकार का प्रावधान है। स्पष्ट रूप से MPPSC के सिलेबस में लिखा हुआ है कि जनजातियों के लिए संवैधानिक संस्थान भी लिखा हुआ है और अन्य संस्थान भी लिखा हुआ है, तो दोनों संस्थान लिखे हुए हैं। 4 हो गए। 5वां जो है आपको राष्ट्रीय स्तर के लिए ध्यान रखना है, नेशनल ST कमीशन ध्यान रखना है, यानी कि यह आयोग है जो जनजातीय आयोग हम रोज़ पढ़ते रहते हैं, तो वही वाला आयोग है। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, जो अनुसूचित जनजाति आयोग है इसकी स्थापना जो की गई थी आपकी 2004 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 2004। एक्चुअली में क्या था कि जो है पहले SC और ST ये दोनों कमीशन एक साथ हुआ करते थे, दोनों आयोग एक साथ होते थे और फिर जो है इन्हें 89वें संविधान संशोधन जो है 2004 में क्या कर दिया गया था, 2004 में अलग कर दिया गया था। तो ST कमीशन अलग हो गया, SC कमीशन अलग हो गया। और जो इनकी जो अनुसूचित जनजाति आयोग है इसका संविधान में प्रावधान कहाँ पर है, तब आप क्या बताएंगे, अनुच्छेद 338A में जो क्या है अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान है। अभी आयोग है तो क्या करता है भाई, जितनी भी संगठन है उनमें जैसे जनजातियों के लिए जो दिक्कत है तो यहाँ पर शिकायत वगैरह कर सकते हैं, उनके लिए जो है कार्य करता है। बाकी आयोग को हम पॉलिटी की दृष्टि से जो है भारत में पढ़ते रहते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था में। तो ये 5 संगठन आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। कुछ ज़्यादा समय लग गया क्या आज, तो चलिए हम थोड़े से पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट की बात करेंगे, लेकिन जो है समझने में चाहिए समय तो लगेगा ही। अब जो है प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तब आप क्या बताएंगे कि जबलपुर में यह संस्थान स्थित है। और जो है आपकी कहाँ पर स्थित है, ये जबलपुर में स्थित है। और 1984 में जो है इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में। और इसका जो वर्तमान नाम है ये 2014 में जो है वर्तमान नाम जो है अस्तित्व में आया हुआ था। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना दिए जाने का उद्देश्य क्या है? अब देखिएगा इस प्रश्न को भी समझिएगा, पढ़ने का तरीका है आपका क्या होना चाहिए जब भी ऐसा, ये भी क्या है सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, तो जनजातियों की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं तो उन सभी को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। अब इसे मैं पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बता रहा हूँ, तो आप क्या पढ़ेंगे, हेडिंग बनाएंगे जब मतलब पढ़ने के लिए, तो जनजातियों के लिए जो है योजना, ठीक है, जनजातियों के लिए योजना। और इस योजना में जो है आप क्या कर लेंगे, इसे कई तरीके से बांट लेंगे। एक जो है जनजातियों के लिए कुछ आर्थिक कल्याण की योजनाएं होंगी, क्या होंगी, आर्थिक कल्याण की योजना होंगी। कुछ जो है शिक्षा से संबंधित योजना होंगी और कुछ योजनाएं जो है आपकी स्वास्थ्य से संबंधित होंगी, क्या होंगी, स्वास्थ्य से संबंधित होंगी। और कुछ योजनाएं जो है आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र से कह दीजिएगा भाई, हालांकि इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो 3 क्षेत्रों में क्या कर लीजिएगा, आप योजनाएं बांट लीजिएगा। तो स्वास्थ्य एवं पोषण में जो है जैसे कि एक इम्पोर्टेंट योजना है, अभी हम देखेंगे तो यहाँ पर कौन सी योजनाएं देख लेते हैं, हम शिक्षा से संबंधित योजनाएं देख लेते हैं, क्योंकि हमारा प्रश्न किससे है, शिक्षा से संबंधित योजनाओं का प्रश्न है। तो जब पूछे आपसे कि मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं उनसे शिक्षा से संबंधित योजनाएं कौन सी हैं, तो मैं कहूँगा 50 से ज़्यादा योजनाएं जो है जनजातियों के लिए शिक्षा से संबंधित योजनाएं चल रही हैं। तो क्या कहेंगे कि आपको जो है 50 की 50 ध्यान रखना है, जी नहीं, कुछ बारी ध्यान रख लीजिएगा। तो इनमें से जो है आपको पहली बात मैं बता दूं कि सिर्फ योजना ध्यान रखना है और उनका उद्देश्य ध्यान रखना है। अभी तक जो MPPSC के पेपर हुए हैं उनमें से 95% पेपर में जो है टाइम नहीं पूछा गया है, जो जनजातियों से संबंधित योजना को लेकर के प्रश्न पूछा गया है उनमें टाइम नहीं पूछा गया है कब शुरू हुई है। तो आप क्या करेंगे, इसमें बिना टाइम की योजनाएँ ध्यान रखेंगे और जो है मतलब कब से दी जा रही हैं, कि इनका जो है क्या उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो है आपको एक ध्यान रखना है, चैम्पियन 19 योजना ध्यान रख लीजिएगा। क्या ध्यान रखेंगे, एक जो है आपकी चैम्पियन 19 योजना जो है क्या है, ऐसा ध्यान रखना। अब ये जो है चैम्पियन 19 योजना है
दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, एक प्रतिभा किरण योजना जो है आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रतिभा किरण योजना जो है। फिर आपसे जो प्रश्न पूछा जा चुका शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के आकांक्षा योजना को प्रश्न पूछा जा चुका है, आकांक्षा योजना को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। और फिर आपसे जो है प्रश्न पूछा जा चुका सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। और जो चौथा प्रश्न आपको ध्यान रखना है, एक प्रश्न पूछा गया है आपसे जो कस्तूरबा गांधी योजना ध्यान रखना है, कस्तूरबा गांधी बालिका मतलब अभी आगे समझा देंगे, बालिका योजना इतना ध्यान रख लीजिएगा। अब इनमें याद क्या क्या रखना है, चैंपियन जो योजना चलाई गई थी ये किस लिए चलाई गई थी कि जो मतलब जो चैंपियन बन सकें, जो युवा हैं जनजातीय क्षेत्रों के, जो एसटी के युवा हैं वो क्या कर सकें, व्यावसायिक मानसिकता उनकी विकास हो सके, व्यावसायिक मानसिकता का विकास करने के लिए उनको जो मतलब बिजनेस माइंड बनाने के लिए ये योजना चलाई गई थी। कौन, चैंपियन 19 योजना। और आई थिंक इसमें ऐसा हुआ होगा कुछ बच्चों को जो है टॉपर बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हें जो है कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, ऐसा कुछ है। तो व्यावसायिक माइंड सेट के, तो इसी प्रकार से जो है आपको याद रखना है, कीवर्ड याद करना है। तो ये कंटेंट को ऐसा बनाना है कि दिमाग जो है कम से कम काम कर सके। भाई देखते हैं कंटेंट इतना सारा मिल जाता है, दिमाग की ब्लास्ट हो जाता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। प्रतिभा किरण योजना जो है यह है जनजातीय क्षेत्रों के जो बच्चे हैं वो उच्च शिक्षा में उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए जो है क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए जो है कि बच्चियां जो है पढ़ सकें। आकांक्षा योजना ध्यान रखिएगा, अगर जो भी 10वीं के बाद 10 पास हुई हैं और जो बच्चे क्या करना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, नेट की तैयारी करना चाहते हैं और जेई की तैयारी करना चाहते हैं, जेई की मतलब जो मैथ और साइंस वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए आकांक्षा योजना थी। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना जो है ये 2008 की योजना है और इसमें जो है एमपीपीएससी था यूपीएससी जैसे एग्जाम में जो है एसटी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें जो है 25,000 रुपये की राशि दी जाती है कि जो प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो जाने पर। हालांकि वर्तमान में एससी एसटी ओबीसी सभी को मिलता है, ओबीसी को इसमें 15,000 रुपये मिलते हैं। अगर एमपीपीएससी का प्री निकाल लेते हैं तो आपको कितना रुपया मिलेगा, 15,000 रुपया मिलेगा। अगर आप ओबीसी के हैं, एससी एसटी के हैं तो आपको 25,000 मिलेंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है इसमें क्या है, जो एसटी वर्ग की जो बच्चियां हैं उनको जो है आवास उपलब्ध करवाया जाएगा, छात्रावास वगैरह जो है उपलब्ध कराया जाएगा। तो इतनी योजनाएं आपको क्या कर लेना, शिक्षा के क्षेत्र में याद कर लेना है। अब जो हम प्रश्न देखते हैं और हमारा प्रश्न क्या कहता है, हमारा प्रश्न जो है रानी दुर्गावती प्रोत्साहन योजना को लेकर के है। जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर सहाय और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना दिए जाने का उद्देश्य क्या है। देखिए यहाँ पर भी क्या पूछा गया है आपसे, उद्देश्य पूछा गया है, समय नहीं पूछा गया है। तो यह योजना चलाई गई थी 10वीं और 12वीं की कक्षा की परीक्षाओं में मेधावी स्थान पाने वाले विद्यार्थियों के लिए यह योजना चलाई गई थी। ठीक है, वर्तमान में इस योजना को ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है, इसे जो है मेधावी विद्यार्थी योजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, वर्तमान में इस योजना को मेधावी विद्यार्थी योजना कहा जाता है, विद्यार्थी योजना कहा जाता है। और इसके लिए क्या मिलती है, अलग से स्कॉलरशिप भी मिलती है। जो एसटी वर्ग के होंगे तो जो टॉपर लोग होते हैं तो उन्हें जो है मेधावी स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की जैसे क्या मिलता है, आई थिंक 50-60 हज़ार रुपये मिलते हैं अगर जो आप क्या करते हैं अच्छे टॉपर होते हैं। और फिर जो है ग्रेजुएशन में सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में, ये देखिएगा 2017 से जो है आहार अनुदान योजना, ये भी जनजातीय क्षेत्रों की योजना है, स्वास्थ्य क्षेत्र की लेकर के योजना है। आहार अनुदान योजना किस जनजातीय समुदाय के कुपोषण को दूर करने के लिए जो है चलाई गई थी। तो देखिए जनजातीय स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं में जब आपसे बात आती है तो कौन कौन सी आपको जो है ध्यान कर लेनी है। तो इन योजनाओं को, जो जनजातीय स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं को ध्यान कर लीजिएगा। तो एसटी के मतलब जो है अभी ऊपर क्या देखी थी, शिक्षा संबंधित योजना देखी थी। अब यहाँ पर देख लेते हैं एसटी के जो है स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं देख लेते हैं, 5-6 योजनाएं देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे इसमें एक जो है दीदी वाहन योजना आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, दीदी वाहन योजना, दीदी वाहन योजना, ठीक है, दीदी वाहन योजना ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है दीनदयाल चलित अस्पताल योजना ध्यान रखना है, दीनदयाल
चलित अस्पताल योजना ध्यान रखना है, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। इनके अंतर ही समझ में नहीं आते हैं तो यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। और जो है एक आपको ध्यान रखना है अरुणिमा, अरुणिमा योजना, अरुणिमा योजना, अरुणिमा योजना। और एक ध्यान रखेंगे आप आहार अनुदान योजना, आहार अनुदान योजना। और एक और यार महत्वपूर्ण भी ध्यान रखना है, इसका नाम है जबाली योजना। पूछी गई है ये पिछली बार, जो है पिछली बार नहीं मतलब किसी पेपर में जो है पूछी गई 2023 के पेपर में, जबाली योजना। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, अब जो इनका जो है यानी दीदी वाहन योजना है, तो ये जो है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जो है ये योजना चलाई गई थी। मतलब कि अगर कोई माँ जो है गर्भवती है तो उसे अस्पताल तक पहुंचाने के लिए जो है परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दीदी वाहन योजना है। अब दीनदयाल चलित अस्पताल जो है तो ये क्या है, अस्पताल है। कैसा अस्पताल है, चलने वाला अस्पताल है। इसमें जो है क्या मतलब एक जो नर्स होती है, एक नर्स और जो है कुछ मेडिसिन वगैरह, इसमें पूरा का पूरा मतलब छोटा सा एक अस्पताल होता है। इसे मोबाइल अस्पताल कहा जाता है। और जैसे जनजातीय क्षेत्रों में जहाँ दुर्गम क्षेत्र हैं और जो महिला या पुरुष जो नहीं आ सकते हैं अस्पताल तक, तो उन्हें जो है स्वयं अस्पताल यानी कि एक वैन जाती है, बस टाइप की होती है, उसमें सभी सुविधाएँ होती हैं और वह जो है वहाँ पर इलाज करती है। अरुणिमा योजना जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है जागरूकता प्रदान करने के लिए यह योजना चलाई गई थी। और आहार अनुदान योजना ये 2017 की योजना है। हालांकि समय फिर से कहूँगा याद करने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो प्रश्न आया वो उसे देखेंगे। ये आपकी जो आहार अनुदान योजना है यह जो है किसके लिए चलाई गई थी, पीबीटीज के लिए चलाई गई थी। किसकी, पीबीटीज के लिए चलाई गई थी। तो ये जो है स्पष्ट रूप से सिलेबस में अलग से पॉइंट लिखा हुआ है पीबीटीज, यानी कि हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसका पूरा नाम लिख लीजिएगा, पार्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, यानी कि विशेष रूप से पिछड़ी जनजातीय समूह है। अब ऐसी जो है मध्य प्रदेश में 3 जनजातियां हैं। क्या है, 3 जनजातियां हैं विशेष रूप से जो पिछड़ी हैं। वो कौन सी जनजातियां हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक जो है आपकी बैगा जनजाति है, एक जो है सहारिया जनजाति है। बैगा, सहारिया और भारिया, ये 3 जनजातियां हैं जो विशेष रूप से क्या है, पिछड़ी हुई जनजातियां हैं। अब इनके लिए जो क्या चलाई गई थी, आहार अनुदान योजना चलाई गई थी। और इनके लिए जो है क्या किया जाएगा, उचित पोषण जो है प्रदान किया जाएगा। इन्हें जो है उचित पोषण प्रदान किया जाएगा। उचित पोषण प्रदान करने के लिए जो है ये योजना चलाई गई थी। तो कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है कि आहार अनुदान योजना जो है निम्नलिखित में से किसके लिए है। तो 3 जनजातियां ही हैं जो किसी भी हालत में रट लेने हैं आपको। नाम जो है बैगा, सहारिया, भारिया, सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं मध्य प्रदेश की। और जो जवाल योजना थी ये जो है वैश्यावृत्ति से बाहर निकलने के लिए चलाई गई थी। वैश्यावृत्ति, वैश्यावृत्ति ये मतलब मुख्यतः सागर क्षेत्र में जो है योजना चली हुई थी। जैसे बहुत सी जिनके अभी क्या होता है कि जो पहले से मतलब ऐसे काम में संलग्न रहे हैं उनके लिए क्या हो गई है, ये वर्तमान में आम बात हो गई है। और जो है समाज भी जो उनको स्वीकार कर चुका है, वह स्वयं की उनकी मानसिकता भी ऐसी हो चुकी है कि चलो ठीक है ये हमारा क्या है, धंधा है। तो इससे जो है बाहर निकालने के लिए तो क्या किया गया है, सरकार ने जवाली योजना चलाई थी उनके लिए मेंटली स्तर पर जो है तैयार करने के लिए, और जो है आत्मसम्मानपूर्ण ज़िंदगी जी सके इसके लिए जवाली योजना है सागर से शुरू हुई थी, सागर के खुरई से शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की थी। इतने प्रश्न आपको इसमें ध्यान रखना है। चलिए अब हम प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न क्या पूछा गया है कि प्रश्न सिंपल सा पूछ रहा है कि 2017 में जो आहार अनुदान योजना किस जनजातीय समुदाय के कुपोषण को दूर करने के लिए शुरू की गई थी। तो यह जो है विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समूह जो थे, यानी कि जो पीवीटीज हैं, पार्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो हैं, उनके लिए यह योजना शुरू की गई थी। और ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, और अगर आपसे पूछे कि जो ये पीवीटी जनजातियाँ बनाई गई थी किस आयोग की, अभी तक ऐसा प्रश्न पूछा नहीं गया है, पूछ सकता है किस आयोग के सिफारिश पर जो है ऐसी जनजातियाँ बनाई गई थी। तो आप क्या बताएंगे कि ढेबर आयोग की अनुशंसा पर जो है बनाई गई थी। किस आयोग की अनुशंसा पर, ढेबर आयोग की अनुशंसा पर जो है ये बनाई गई थी। और ढेबर आयोग जो है 1973 में आपका बनाया गया था। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखेंगे। और जो ध्यान रखना चाहें, पीबीटीज कौन होगा, जो विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह होगा कौन होगा, अगर ये प्रश्न पूछे तो इसको भी जो है आप लिख लीजिएगा, क्योंकि मेंस में ये प्रश्न आ चुका है।
जैसे आपसे ये पूछे कि जो विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजातियाँ हैं यानी कि पीबीटीज हैं वो कौन होगा, तो ऐसी जनजातियाँ ध्यान रखिएगा होंगी जो ये 4 चीज़ें को मानक स्थापित करती होंगी। अगर ये चीज़ें हैं तो उन्हें पिछड़ी जनजाति घोषित किया जा सकता है। अगर आप भी इनमें से आते हैं तो आप भी जो है जनजाति क्षेत्र में यानी कि एसटी में आ जाएंगे। देखिएगा अपने आप का मतलब देखिएगा, तुलना कीजिएगा। अगर आप जो क्या करते हैं दुर्गम क्षेत्र में निवास करते हैं, कहाँ पर निवास करते हैं, दुर्गम क्षेत्रों में जो है आपका निवास है, यानी कि ऐसी जगह निवास है जहाँ पर ना तो सड़क बनी हुई है, ना ही वहाँ पर निकलने के लिए सुविधा है, ना ही स्कूल है, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, यानी कि बहुत बेकार क्षेत्रों में जो है निवास है। दूसरी बात है कि आपकी जो साक्षरता है, साक्षरता अगर किसी जाति की साक्षरता कम है या लगातार जो है घट रही है तब भी उसे जो है इसमें शामिल किया जाएगा। तीसरी बात जो है उनकी जो कृषि पद्धतियाँ हैं, जो कृषि पद्धति हैं उन्होंने अभी तक जो है परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया है, वही पुराने ज़माने की जो है तकनीकों का क्या करते हैं उपयोग करते हैं, यानी कि पुरातन कृषि पद्धतियाँ अगर जो है उनकी तो। और चौथी बात जो है आपका चौथा जो इसमें मानक आता है वह चौथा मानक जो आता है तो ऐसे जो है मानक बनाए गए। एक मानक और है यार भाई मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। दुर्गम निवास से तो साक्षरता कम होनी चाहिए, कृषि पद्धतियाँ और उनकी घटती जनसंख्या, घटती उस जनजाति की जनसंख्या क्या होनी चाहिए, घटती जनसंख्या हो। अगर ये 4 चीज़ें किसी क्षेत्र की जाति की में हो रही हैं तो उसे क्या बना दिया जाएगा, पीबीटीज बना दिया जाएगा और सरकार इनके विकास के लिए जो है विभिन्न प्रयास कर रही है। तो चलिए आपको बहुत कुछ जानने को मिल रहा है पीएससी की तैयारी करने में। हालांकि ये सब पढ़ने का अवसर कम मिलता है भाई, तो ये पीएससी में सब मिलेगा, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये हो गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक हम 4 प्रश्न ही सॉल्व कर पाए हैं, थोड़ा सा स्पीड बना लेंगे अब। मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में कुल कितनी बृहद एवं मध्यम एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं हैं, तो ध्यान रखिएगा जब बात आती है किसका विकास करने की, जनजातियों का विकास करने की बात आती है तो मध्य प्रदेश क्या, भारत सरकार क्या करती है कि ऐसे क्षेत्रों की पहचान करती है, क्या करती है, ऐसे क्षेत्रों की पहचान करती है कि भाई किन क्षेत्रों में जो जनजातियां निवास करती हैं, क्या करती हैं, किन क्षेत्रों में निवास करती हैं। जब ऐसे क्षेत्रों की निवास पहचान कर ली जाती है तो उन क्षेत्रों में क्या चलाई जाती है, योजना चलाई जाती है। तो ऐसी ही योजना चलाई गई थी, उस योजना का नाम है क्या, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि एकीकृत जनजाति विकास परियोजना। क्या, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नाम की ये योजना चलाई गई थी। और ऐसे मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्रों की पहचान की गई थी, तो ऐसे ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में कुल 31 क्षेत्र थे ऐसे, तो जहाँ पर यह योजना क्या की थी, चलाई गई थी। आई होप पास आया, आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अब इनके लिए जो है जनजातियों के विकास के लिए बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है कि जनजातियों का जो है विकास हो जाए, तो देखिएगा यहाँ पर अभी हमने जो है बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे कि पीबीटीज घोषित करना। जो बहुत ज़्यादा पिछड़ी जनजातियाँ हों उन्हें क्या किया गया है, पीबीटीज घोषित किया गया है। कब, 1973 में जो है घोषित किया गया, 75 में मान लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात जो है इनके लिए क्या किया गया है, बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जनजातियों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। अभी आपने एक ये देखा कि इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट स्कीम चलाई जा रही है, एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो है रेडियो केंद्र जो है इनके लिए बनाए जा रहे हैं प्रसारण के लिए। इसके अलावा जो है रेडियो केंद्र बनाए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो है इनके लिए विकास प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं, विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। अभी मैं पढ़ाऊँगा किसी आगे आएगा क्वेश्चन इसका। मध्य प्रदेश में जो है 11 विकास प्राधिकरण है जो कि 15 जिलों को कवर करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी ऐसे काम चल रहे हैं जनजातियों। एक जनमन योजना चलाई गई है, प्रधानमंत्री जनमन योजना चलाई गई है। ये कुछ और योजना नहीं है, यह जो है जनजातियों के लिए आवास योजना है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है, जनजातियों के आवास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना चलाई गई है, बालाघाट से शुरुआत शिवपुरी से हुई थी शायद पर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है हमारे पास में, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहले अगर आपको ये पता चल जाए कि मौद्रिक नीति क्या होती है तो ध्यान रखिएगा, एक जो बैंक होता है भारत में, जिस जो है भारत का सबसे बड़ा बैंक जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, बाजार में जो है यानी कि देश के अंतर्गत क्या हो सके, संतुलन की स्थिति बनी रहे। कैसी संतुलन की स्थिति बनी रहे कि ना ज़्यादा महंगाई हो, ना ज़्यादा क्या हो, सस्ती चीज़ें हों। तो इसमें क्या करता है, मौद्रिक नीति जारी करता है। तो मुद्रा को लेकर ऐसा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए मुद्रा को लेकर के नीति जारी की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, आपकी मौद्रिक नीति कहा जाता है। अब ये क्या करता है, इस नीति में क्या करता है कि मुद्रा की नीति में जो है क्या करता है, दरों में परिवर्तन करता है। किसकी दरों में, जैसे कि हमने रिजर्व बैंक के उपकरण पढ़े हुए थे, जैसे CRR है, कैश रिजर्व रेशियो है, रेपो रेट है, और इसके अलावा जो है स्टेटरी लिक्विडिटी फंड जो होता है उसमें, और इसके अलावा जो है बैंक दर है, ये सभी ब्याज दर होती हैं। इनमें जो है कमी और वृद्धि करके क्या करता है, मूल्य का नियंत्रण करता है, और इसी मूल्य को नियंत्रण को लेकर के मुद्रा नीति बनाई जाती है। तो अब बात आई है किसके ऊपर, पहले प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या, सरकारी खर्च बढ़ाना, भाई नहीं। मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना, यही हो जाएगा सही। राजकोषीय घाटा कम करना और विदेशी मुद्रा को नियंत्रित करना, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए राजकोषीय नीति बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा जब प्रश्न आया है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो हमेशा ही आपको जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इतनी बातें जो है हमेशा याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखनी है, तो पहली बात ध्यान रखनी है कि इसकी स्थापना जो है 1935 में की गई थी, और इसका जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1 जनवरी 1949 को किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम जो गवर्नर कौन थे, तो रॉस वारकर, ध्यान रखना है, रॉस वारकर थे। फिर आपसे पूछे कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आपके ध्यान रखेंगे CD देशमुख साहब थे। फिर ध्यान रखेंगे आप जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो कौन हैं, संजय मल्होत्रा जो है वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं, ऐसे ध्यान रखें। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 31 नंबर कर चुके हैं, अब हमारे पास में है 32 नंबर का प्रश्न है। अब 32 नंबर में देखिएगा, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के कुल व्यापार घाटे को कम करने में किस क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है। देखिए अब प्रश्न आपके जो है थोड़ा सा नॉर्मल तरीके नहीं है, मध्य प्रदेश के और भारत के जो इकोनॉमी के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, किसको, जो इकोनॉमी के प्रश्न देखने को मिलेंगे, यह आपको 2 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। अगर आप बजट पढ़ते हैं और दूसरा जो है आप आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको क्लियर तरीके से समझ में आएंगी, बाकी हम जो है इसे शॉर्ट में समझाने का प्रयास करते हैं। कुल व्यापार घाटा, तो पहली बात जो है आपको सबसे पहला जो शब्द आता है व्यापार घाटा, क्या होता है, व्यापार घाटा। घाटा का मतलब तो आप समझ रहे होंगे ना कि किसी चीज़ में मुनाफा ना होना, यानी कि जितना हमने मूल्य लगाया है उसका घाटा कम मिलना। तो देखिएगा आप जानते हैं कि भारत क्या करता है, व्यापार करता है, ठीक है, क्या करता है, व्यापार करता है। भारत यानी कि बाहर से चीज़ें खरीदता भी है, यानी कि आयात करता है, और भारत कुछ चीज़ें भारत से बाहर भी क्या करता है, भेजता है, तो इसे क्या कहा जाता है, निर्यात कहा जाता है। अगर क्या, अगर भारत ने 1000 रुपये का क्या किया है, आयात किया है, और 500 रुपये का जो है निर्यात किया है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, व्यापार घाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 500 रुपये का व्यापार घाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 500 रुपये का व्यापार घाटा हो जाएगा। तो ऐसा इस व्यापार घाटा को जो है क्या, व्यापार घाटा को जो है भरने के लिए, पूरा करने के लिए सरकार कई तरीके के तरीका अपनाती है। कौन कौन से तरीका अपनाती है, पहला तरीका अपनाती है कि सरकार जो है टैक्स में क्या कर देती है, वृद्धि कर देती है। दूसरा तरीका अपनाती है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन में कमी कर देती है। तीसरा है सरकार क्या कर लेती है, लोन ले लेती है। सरकार क्या कर देती है, निजीकरण कर देती है, यानी कि जो सरकार की संपत्ति है उसे निजी हाथों में बेच दिया जाता है। तो ये तरीका होते हैं घाटा पूरा करने के लिए। तो ऐसे प्रश्न पूछता है कि आपका ये घाटा पूरा करने में किस क्षेत्र ने सबसे जो है ज़्यादा भूमिका निभाई है, तो ये सेवा क्षेत्र ने जो है सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई है। सेवा का निर्यात जो है हमने बहुत किया हुआ है। निर्यात में अब क्या क्या सेवा का निर्यात करेंगे हम, सर्विस सेक्टर में, चाहे वो होटल का निर्यात हो, मतलब होटल जैसी सुविधाएं हों, तो ये जो है आपकी सर्विस सेक्टर में आती हैं। पर्यटन जो है आपका किस में आता है, इसी में आता है, सर्विस सेक्टर में आता है। तो हमने जो है बहुत से यहाँ विदेशी पर्यटक आते रहते हैं, तो उनसे जो है सेवा जो निर्यात है उससे क्या हुआ है, हमारा घाटा जो है सबसे ज़्यादा भरा हुआ। अब आयात निर्यात संबंधी प्रश्न आया हुआ है, तो मैं निर्यात संबंधी जो है 5-6 प्रश्न आपके करवा देता हूँ जो 2026 के लिए अति इम्पोर्टेंट होंगे प्री के लिए। क्या क्या ध्यान रखना है आपको, निर्यात के संदर्भ में जो ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, पहली बात जो है
अगर मैं बजट 2023-24 की बात करूं कि 2023-24 में भारत ने जो है निर्यात के संदर्भ में अगर पूछा जाएगा कितने रुपए का निर्यात किया है, तो ध्यान रखिएगा $776 बिलियन का जो है भारत ने क्या किया है, निर्यात किया है। और ध्यान रखिएगा भारत लगभग 140 देशों में जो है अपना सामान बेचता है। कितने देशों में? 140 देशों में सामान बेचता है और $776 का जो क्या किया हुआ है, निर्यात किया हुआ है। दूसरी बात है, आपसे पूछे कि हम सबसे ज़्यादा जो है किस वस्तु का निर्यात करते हैं, आपसे पूछे सबसे ज़्यादा वस्तु कौन सी है जो निर्यात की जाती है भारत से। फिर आपसे पूछे हम किस देश को जो है सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं, ये बताना है। फिर आपसे पूछे जो आयात निर्यात बैंक है, यानी कि जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक है, एग्जिम बैंक जिसे कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी। फिर आपसे पूछे जो फेमा अधिनियम कब लाया गया था, और फिर आपसे पूछे फेरा अधिनियम कब लाया गया था। तो ये जो है विदेशी व्यापार के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। तो क्या ध्यान रखेंगे, जो है सबसे ज़्यादा जिस वस्तु का हम निर्यात करते हैं वो पहले नंबर में आती है आपकी, हम पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं। ध्यान रखिएगा किसका निर्यात करते हैं, पेट्रोलियम का। सबसे ज़्यादा खपत भी जो है पेट्रोलियम की हम ही करते हैं। पेट्रोलियम जो है हम कच्चा तेल बेचते हैं और वहाँ से पका हुआ तेल रिफाइन होकर के जो आता है उसको खरीदते हैं। और दूसरे नंबर में जो सबसे ज़्यादा हम बेचते हैं वो है हमारा कीमती पत्थर। क्या है? कीमती पत्थर। जी हाँ, कीमती पत्थर में जो है आपके मोती भी आ जाते हैं, मोती भी आ जाते हैं और जैसे कि विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ होती हैं, नक्काशी होती हैं, जो माला होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ जो है पत्थर से बनाई जाती हैं। संगमरमर वगैरह ऐसे जो है खिलौने वगैरह बहुत सी चीज़ें बनती हैं, उनको जो है बेचा जाता है। कीमती पत्थर दूसरे नंबर में आता है, जो सबसे महंगा निर्यात होता है भारत से। पहला पेट्रोलियम। किस देश को हम सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं, तो पहली बात ध्यान रखना अमेरिका को सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं। और दूसरा ध्यान रखना है UAE संयुक्त राज्य अमीरात को निर्यात करते हैं। और तीसरा ध्यान रखना है चीन को जो है हम निर्यात करते हैं। तीन जहाँ सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं यहाँ पर। एग्जिम बैंक की स्थापना जो है 1982 में की गई थी और फेमा अधिनियम जो है आपको 1999 में लाया गया था। एक्चुअली में क्या है, फेमा अधिनियम के माध्यम से जो हमारी अर्थव्यवस्था विश्व व्यापार से नहीं जुड़ी हुई थी, प्रतिबंध लगाए गए थे, उनको हटा दिया था। और फेरा जो अधिनियम था इसमें यह प्रयास किया गया था कि भारत में जो है विदेशी कंपनियां ना स्थापित हो पाएँ, तभी तो हम बाद में 91 में जो है विश्व व्यापार में खोलना पड़ा था। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भाई कभी कमेंट में ज़रूर बता दिया करो यार कि मतलब डिटेल में जैसे चीज़ें बताते हैं तो कभी बोरिंग तो नहीं लगती है ऐसे में। इधर जो क्या कर रहे हैं, हम अपना फुल प्रयास कर रहे हैं 100%, और मतलब इतनी सारी चीज़ें जो है ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं। और कई लोगों की आदत होती है कि भाई सीधे सीधे क्वेश्चन और उसका जवाब हमें चाहिए बस। तो अगर वैसा हो तो वैसा भी हो सकता है, लेकिन मैं बता दूँ वो प्रभावी तरीका नहीं होता है पढ़ाई का, वो सिर्फ दिखावा करने के लिए अच्छा होता है। और मुझे इसमें दिखावा करने में और जो मैं सेटिस्फेक्शन मुझे खुद नहीं मिलता है अगर मैं क्वालिटी ना दे पाऊँ। भारत में 2017-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक है? 2025 का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न जो है आपसे पूछे जा रहे हैं तो इनको जो है चीज़ों को ध्यान रखना है। अब पूंजी गहनता जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है इसके, आई थिंक भाई 2017-18 में देखिएगा, कल्पना कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा भाई कैसा प्रश्न आया हुआ है। बहुत कठिन प्रश्न था, मेरा गलत हुआ था 2025 में, मुझे याद है। ठीक है, अब 2017-18 का प्रश्न मतलब डाटा है और कब पूछा जा रहा है, ये 2025 में पूछा जा रहा है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ भाई करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस मत करो, करंट अफेयर पर इतना ज़्यादा फोकस मत करो, क्योंकि टोटल 10 प्रश्न आना है करंट अफेयर के। ठीक है, ज़्यादा 10 प्रश्न आना है, इनमें से जो आपके कितने लगभग 5 से 6 प्रश्न जो है एमपी के करंट अफेयर के आएंगे और 4 प्रश्न जो है आपके नेशनल इंटरनेशनल के लिए आएंगे। अब 4 प्रश्नों के लिए नेशनल इंटरनेशनल की क्लास क्यों करते हैं भाई, 2 घंटे का समय बर्बाद करें। इसमें पढ़ लीजिएगा आप, नोबल पुरस्कार है, पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, ऐसे जो है कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं। पेरिस ओलंपिक है, एशियन गेम्स है और एशिया कप है, विश्व कप है, ऐसे कुछ चीज़ें 10-15 टॉपिक पढ़ लेंगे। उसी दिन को सैन्य अभ्यास हो गए। और बाकी मध्य प्रदेश का जो है आप जो है पढ़ते रहिएगा, या फिर मध्य प्रदेश का भी बाकी जो है हम जैसे आयोग के माध्यम से, इनके माध्यम से करवाते रहते हैं, जो भी संस्थाएं हैं अध्यक्ष वगैरह। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा फोकस मत करो, क्योंकि अब पता है आप 2025 का पढ़ रहे हैं, पढ़ लोगे क्या 2017-18 से अगर 25 तक का पढ़ पाओगे क्या, नहीं पढ़ पाओगे मेरे भाई। तो इनमें ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, जो सामान्य चीज़ें हैं प्रत्येक जो सब्जेक्ट अपने दिए हुए हैं उनको पढ़िएगा गहराई से, क्योंकि करंट अफेयर ना तो मेंस में काम आना है, बाकी सब्जेक्ट आएंगे आपके काम में। 2017-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक थी, ये प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि
सबसे ज़्यादा पूंजी कहाँ पर जो है निवेश की गई थी, तो ये जो है इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश है। और इसमें कोई सोच भी नहीं सकता है, मैंने भी नहीं ऐसा कभी सोचा था, क्योंकि भाई जहाँ इंडस्ट्रियल क्षेत्र में देखेंगे तो मुंबई जो है भारत का सबसे विकसित शहर है। वहीं गुजरात भी जो है अहमदाबाद जैसे सिटी खूब विकसित हैं जो है उद्योग दृष्टि से। गुजरात में बहुत कंपनियाँ हैं, तो हमने सोचा गुजरात होगा या महाराष्ट्र होगा, तो सभी लोग जो है इसी को बता रहे थे। लेकिन जब फाइनली निकल करके आया था तो मध्य प्रदेश निकल करके आया था, याद रखिएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में उस समय पर बहुत ज़्यादा निवेश किया गया था। आप देखेंगे तो इस टाइम पर जो है शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे और उद्योग नीति लाई गई थी नई नई, और जो बहुत सारे छूट दी गई थी, तो बहुत सारा निवेश हुआ था यहाँ पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ये हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश में जो उद्योगों की बात आई है तो दो चार प्रश्न उद्योगों से ध्यान रखना है आपको। आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में जो है वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि पैसा जो है उद्योगों को देने का काम करता है वित्त निगम। तो 1955 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और ये कहाँ पर पड़ता है? इंदौर में पड़ता है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा उद्योगों के क्षेत्र में, कि आपसे पूछे जैसे कि छाता उद्योग मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बता देंगे? महू में बता देंगे। फिर आपसे पूछे कि घड़ी उद्योग कहाँ पर स्थित है, तब आप क्या हम बता देंगे? बैतूल में बता देंगे, बैतूल में। और फिर आपसे पूछे कि छाता उद्योग हो जाएगा, घड़ी उद्योग हो जाएगा, जो सबसे बड़ा संयंत्र है सोयाबीन का, ये बता दीजिएगा। एक सोयाबीन का जो है संयंत्र, सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे कि यह उज्जैन में स्थित है। और इसके अलावा बता देंगे भेल कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे कि भोपाल में जो है ये स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है। 33 नंबर में पूछा जा रहा है कि किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, जो है किसका जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए चावल का जो है सबसे बड़ा उत्पादक जो है चीन जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। और गेहूं का जो सबसे बड़ा उत्पादक है ये अमेरिका है। और कपास का कौन है? ये भी जो है चीन ही है। तो ये जवाब तो नहीं होगा। हाँ, दूध, दाल, मसाले, तो ये जो है आपका सही हो जाएगा। इनके जो उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत का प्रथम स्थान है। चाय में भी जो है किसका है? चीन का स्थान है। कॉफ़ी में जो है आपका ब्राज़ील का स्थान आता है। कॉफ़ी में ब्राज़ील का, चाय में चीन का। जूट में जो है बांग्लादेश का जो है नाम आता है। जूट के उत्पादन में जो है बांग्लादेश का नाम आता है। और गन्ना में जो है ब्राज़ील आ जाएगा, ब्राज़ील आ जाएगा। मक्का में जो है मक्का में आई थिंक अमेरिका है भाई, क्लियर नहीं हूँ। और तिलहन में जो है ये हो सकता है भारत ही हो। तो दूध जो है ये सही हो जाएगा। दूध में भारत प्रथम स्थान पर है। और दालों में भी है, मसालों में भी है। अगर आपसे इन सभी का डाटा मैं फिर से कहूँ आपसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो मसालों के कुल मसालों के उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश का ध्यान रखिएगा प्रथम स्थान है। और जो गुना जिला है, गुना का जो है धनिया के उत्पादन में जो है प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश में। और जैसे दालों के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश दलहन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। और फिर आपसे दूध के बारे में बात की जाए तो मध्य प्रदेश जो है दूध के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। और मध्य प्रदेश में जो दूध में अग्रणी जिला है वो कौन सा है? मुरैना जिला है, जो दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या, भाई साहब ये प्रश्न कम से कम मैं 5-6 बार जो है दशकीय वृद्धि दर वाला सॉल्व करवा चुका हूँ, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब जो अगली बार प्रश्न आएगा स्टार लगाइएगा, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, सिंगल फेज में नहीं पूछा जाएगा आपसे। 2-3 राज्य जो है क्रम से लगाने के लिए पूछा जाएगा यदि आएगा, तो मैं क्रम से जो है लिखवा देता हूँ आपको। ध्यान से देखिएगा, ट्रिक बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, समझ में भी आ जाएगा। एक तो है डाटा हम ध्यान रखेंगे भारत के संदर्भ में, और एक ध्यान रखेंगे किसके संदर्भ में? मध्य प्रदेश के संदर्भ में। जब भी हो आपको ऐसे ही करना है, तुलना करके करना है। तो आपसे पूछे कि सर भारत में जो है कितनी ही 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, तो आप क्या बताएंगे? 17.7%। मध्य प्रदेश में कितनी है? 20.3% है। ठीक है। फिर आपसे पूछे कि बताइएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर वाले राज्य कौन से हैं, और 3-3 राज्य जब बताने हैं आपको। सबसे कम वृद्धि दर वाले 3 राज्य कौन से हैं, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर वाले 3 जिले कौन से हैं, और सबसे कम वृद्धि दर वाले 3 जिले कौन से हैं। तब आप क्या बताएंगे? सबसे ज़्यादा, जैसे राज्यों की जब बात की जाए कि सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर वाले राज्य कौन से हैं, तब आपका पहला नाम तो पता है, मेघालय आएगा। आपको ध्यान रखना है कि मैं क्या हो गया? घायल हो गया। क्या हो गया? मैं घायल हो गया। मैं क्या हो गया? घायल हो गया। मैं क्यों घायल हो गया? क्योंकि मैंने जो है किसी महिला का आंचल छुआ था। क्या छुआ था? आंचल छुआ था। तो लोगों ने क्या कर दिया? मार दिया।
भाई भीड़ है, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की बात हो रही है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, तो वहाँ पर मैं क्या हो गया, घायल हो गया। घायल क्यों हुआ? क्योंकि मैंने किसी महिला का आँचल छुआ था। और आँचल क्यों छुआ था? तो आप जानते हैं कि महिलाएं जो पैसा डालती हैं कहाँ पर डालती हैं, तो जो है यहीं पर डालती हैं। सो क्या होता है कि किसी ने पैसा चोरी करने के उद्देश्य से जो है उनके ऊपर हाथ मारा, तो फिर क्या हुआ, जो विवाह हो रहा था, विवाह में बहुत सारी भीड़ थी, विवाह में बहुत सारी भीड़ थी, तो विवाह में जो है आंचल में जो है पैसा निकालने के उद्देश्य से उसने हाथ डाला, और फिर जब लोगों ने देख लिया तो उसकी क्या कर दी, पिटाई कर दी। तो इसमें 3 राज्य आपको जो है याद हो जाएंगे, कहो कौन कौन से हैं। घायल से हो जाएगा आपका मेघायल, क्या हो जाएगा, मेघालय जो है ये सबसे ज़्यादा 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। और अरुणाचल से, आंचल से हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और जो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा है वो जो है विवाह से हो जाएगा बिहार। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, याद रखना है। फिर आपसे पूछे सबसे कम जनसंख्या वृद्धि द्वारा कौन सा है, तो आपको याद रखना है नाक गई। क्या गई? नाक गई। भीड़ में क्या होता है, भीड़ में क्या होता है, कोई भी बुरी बात हो जाए तो ऐसे ही ध्यान रखना कि मतलब जब उसके औरत के जो है आंचल में जो है पैसा के लिए हाथ डाला, तो फिर लोगों ने जो है उसे बुरी तरह से देखना पसंद कर दिया, तो मतलब कि क्या हुआ, नाक गई, यानी कि नाक कट गई, ऐसा ध्यान रखता है। ना से हो जाएगा आपका नागालैंड, क्या हो जाएगा, नागालैंड। और का से हो जाएगा आपका केरल, केरल। और गा से हो जाएगा आपका गोवा। तो ये जो है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्या हैं, 3 राज्य हैं, याद रखिएगा। अगर प्रश्न आएगा तो अब मैं गारंटी लेता हूँ कि जो सिंगल प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब जो है इसी प्रकार से प्रश्न आएगा, मतलब कि 3 राज्यों को क्रम में लगाइए सबसे कम, उस टाइम पर जो है बहुत कठिन हो जाता है, अगर जो है पता ना हुए 3 आपको याद रखना है। अगर सीधा सरल पूछ लेगा तो फिर आपसे बन ही जाएगा, अगर नहीं है ऐसा आ गया तो फिर क्या है, देखिए अब भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्या ध्यान रखना है आपको, जिले ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप क्या ध्यान रखेंगे, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे दौर बुआ भोपाल। क्या? दौर बुआ, बुआ को जानते हैं ना, तो दौर बुआ जो है भोपाल, भोपाल। अब बुआ क्यों दौड़ रही है, बुआ के जो है जनसंख्या वृद्धि हो गई है ज़्यादातर, मतलब 7-8 बच्चे हो गए हैं, तो फिर वो क्या करना चाहती है कि मतलब हर किसी के डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए उसे बार बार क्या जाना पड़ता है, भोपाल जाना पड़ता है। तो जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले ज़िले आपको यहाँ याद रखना है कि दौर बुआ भोपाल। दौर में आ जाएगा आपका इंदौर, तो इंदौर भी सबसे ज़्यादा है। अब बुआ से हो जाएगा आपका झाबुआ, क्या हो जाएगा, झाबुआ। और भोपाल से हो जाएगा आपका भोपाल। ये 3 जो है सबसे ज़्यादा 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाले ज़िले हैं। और सबसे कम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाले ज़िलों में आपको ध्यान रखना है ए, बी और सी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, ए बी सी ध्यान रखना है। ए का मतलब हो जाएगा आपका अनूपपुर, क्या हो जाएगा, अनूपपुर। और बी का मतलब हो जाएगा आपका बैतूल, क्या हो जाएगा, बैतूल। और सी का मतलब हो जाएगा आपका छिंदवाड़ा, क्या हो जाएगा, छिंदवाड़ा। तो आई होप चीज़ें जो है आपको समझ में आ रही होंगी। और याद करने का भाई तरीका है, हमारा उद्देश्य सिर्फ क्या है कि चीज़ें जो है याद हो जाएं और परीक्षा में फंस जाएं, तो इन्हें जो है आप याद कर सकते हैं इस प्रकार से। चलिए अगले, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक थी कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, तो आपका सही जवाब इंदौर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि 2023 में सस्टेनेबल डेवलप इंडिया इंडेक्स 3.0 में मध्य प्रदेश का समग्र स्थान क्या था। तो देखिए जब SDG इंडिया इंडेक्स की बात आती है तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि आपसे पूछे कि यह इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया जाता है, और फिर आपसे पूछे कि प्रथम बार कब जारी किया गया था, और फिर जो आपसे पूछे कि नवीनतम कौन सा है, यानी कि 2023 वाला जो है ये तीसरे नंबर का था। और फिर 2023 वाले में आपको ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ें, 2023 के अंतर्गत क्या क्या ध्यान रखना है। पहली बात ध्यान रखना है कि प्रथम स्थान पर इसमें कौन सा राज्य था, सबसे नीचे स्थान पर कौन सा राज्य था, मध्य प्रदेश ने जो है इसमें, मध्य प्रदेश कौन सा स्थान था, और मध्य प्रदेश का कुल स्कोर कितना था। इतनी बातें आपको 2023 के इंडेक्स के बारे में ध्यान रखनी है। जारी कौन करता है, तो आप क्या कहेंगे सर, नीति आयोग जारी करता है। प्रथम बार जो है 2018 में यह जारी किया गया था, और 2023 में प्रथम स्थान पर उत्तराखंड और केरल जो है क्या है आपके प्रथम स्थान पर हैं। और इन्होंने कुल जो है मुझे जहाँ तक याद है भाई
कुल जो है इनके 79 अंक थे। कितने थे? कुल 79 अंक थे। और जो सबसे नीचे स्थान पर जो है आपका बिहार है, और बिहार के जो है कुल 57 अंक थे। और मध्य प्रदेश ने कुल जो है 67 अंक हासिल किए हैं। कितने? मध्य प्रदेश का जो है कुल 15 स्थान है, 15वां स्थान है, और कुल जो है अंक कितने हासिल किए हैं? 67 अंक हासिल किए हैं। और आप जानते हैं कि इसकी जो है 4 श्रेणियाँ होती हैं। ये सूचकांक की जो है 4 श्रेणियाँ होती हैं, जिसके 0 से लगा कर के 49 तक के नंबर हैं। तो उसे जो है आकांक्षी श्रेणी में घोषित किया जाता है। वह राज्य क्या कहलाता है? आकांक्षी कहलाता है। जिसके जो है 50 से लेकर के 64 तक नंबर हैं, तो उस राज्य को जो है क्या कहा जाता है? परफॉर्मर कहा जाता है। परफॉर्मर कहा जाता है। और जिसके जो है आपके 65 से लगा कर के 99 तक हैं, तो उस राज्य को जो है फ्रंट रनर कहा जाता है। फ्रंट रनर कहा जाता है। और जिसके 100 अंक हैं उसे अचीवर कहा जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। तो मध्य प्रदेश किस कैटेगरी में आएगा, आप ये भी याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के 67 हैं, तो 65 से 99 यानी कि फ्रंट रनर कैटेगरी में आएगा। किस में आएगा ये? फ्रंट रनर कैटेगरी में जो है आएगा, याद रखिएगा। चलिए, तो मध्य प्रदेश का कुल कितना स्कोर है? तो 67 अंकों का स्कोर किया हुआ फ्रंट रनर में है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है हमारे पास में, और अगला प्रश्न जो है 37 नंबर का है। 37 नंबर में पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र कहाँ पर स्थित है। आप जानते हैं कि एमपीपीएससी का जो कौन सा है विज्ञान वाला जो सिलेबस है, उसमें लिखा हुआ है कि भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्थान, ऐसा लिखा हुआ है। और उसी से प्रश्न पूछा गया है। तो आप क्या बताएंगे कि जो ये पृथ्वी विज्ञान संस्थान है, तो याद रखिएगा ये कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में। और केरल में जो है आप ध्यान रखेंगे कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी स्थित है। और केरल में ही आपका थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भी शुरुआत में यहीं पर बनाया गया था। तो आपको ये 2 चीज़ें ध्यान रखना है। कहाँ पर? केरल में। अब जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है वैज्ञानिक संस्थान ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत में विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछे केंद्रीय औषधीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, औषधीय विज्ञान संस्थान, आपसे प्रश्न पूछे कि तम्बाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, आपसे प्रश्न पूछे क्या, आपसे प्रश्न पूछे कि मेघ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, मेघ अनुसंधान संस्थान, आपसे पूछे कि खाद्यान्न अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। 5 जो है आप याद कर लीजिएगा, पूछ लेता है कई बार। तो विषाणु का जब आप पूछेंगे तो क्या बताएंगे? पुणे में स्थित है। औषधीय अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में। तम्बाकू अनुसंधान जो है ये आपका राजमुंदरी में स्थित है। कहाँ पर? राजमुंदरी में। और राजमुंदरी कहाँ पर पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और ऐसे ऐसे ध्यान रखना है कि जैसे एक बार भाई क्या है, कोई बच्चा है वो तम्बाकू खा रहा है, क्या है, हाथ में लेकर के जो है क्या कर रहा है, वो तम्बाकू खा रहा है, तम्बाकू खा रहा है। तो उसके क्या जाते हैं, पिताजी आ जाते हैं, पिताजी आ जाते हैं तो क्या कर लेता है, हाथ ऊपर से मूंद लेता है, मूंद लेता है तो मुंदरी हो जाएगा, राजमुंदरी से ऐसे याद कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर हमने ट्रिक का सहारा लिया है तो आपको भी जो है बताई जा रही हैं। तो राजमुंदरी आप ध्यान रखेंगे। मेघ अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? ये जो महाबलेश्वर में है, जहाँ पर से क्या निकलती है, वो कृष्णा नदी जहाँ से निकलती है, वहीं पर जो है मेघ अनुसंधान संस्थान बनाया गया है। और केंद्रीय खाद्यान्न अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ऐसे कुछ याद कर लीजिएगा। जो खाद्यान्न है वो मसूर, आप जानते हैं मसूर की दाल जो है आपने खाई होगी, तो मसूर भी एक खाद्यान्न है। तो मैसूर में जो है स्थित है आपका केंद्रीय खाद्यान्न अनुसंधान संस्थान। तो ऐसे ध्यान रख लेना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है उद्यम क्रांति योजना। तो मध्य प्रदेश में जो है उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वरोजगार के लिए जो है क्या करना, ऋण प्रदान करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा कि आप जो है रोजगार स्थापित कर सकें। ये योजना जो है आपकी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना जो है 2022 की योजना है। और जो भी एजुकेटेड लोग थे, यानी कि जो शिक्षित युवा थे, जो शिक्षित युवा हैं, उनके लिए क्या किया गया था, सरकार ने व्यवस्थित की थी कि बिना गारंटी के क्या करना, ऋण प्रदान करना जो है इस योजना में जो है ये प्रावधान किया गया था। 2 योजनाएं और ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है मुख्यमंत्री
ये उद्यम क्रांति योजना हो जाती है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, शिक्षित युवाओं को जो है बिना गारंटी के क्या करना, ऋण प्रदान करना है। और जो है ये किसके लिए, शिक्षित युवाओं को क्या करती है, ऋण प्रदान करती है। लेकिन एक है आपकी क्या नाम है, युवा उद्यमी योजना, उद्यमी युवा उद्यमी योजना है। ये जो है 2014 की है, ये भी पूछी गई है, 2014 की है। इसमें जो है सभी के लिए जो है धंधा करने के लिए ऋण की व्यवस्था की गई है कि इसमें जो है बिना ब्याज के सभी लोगों को ऋण मिलेगा, ऐसी योजना है। हालांकि योजना सिर्फ किताबों पर चल रही है भाई, वास्तविकता नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है 39 नंबर का कि मध्य प्रदेश सरकार के कुल व्यय बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है। तो देखिए यह भी आपका बजट से प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है 18% अपने जितना भी पैसा निकाला हुआ है उसका जो है 18% शिक्षा के क्षेत्र में जो है क्या किया है, खर्च किया है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। अब इसमें जो है कुछ और ध्यान रख सकते हैं क्या, आपसे पूछे कि जो 2023-24 का बजट था उस बजट में कितने % की वृद्धि हुई है। क्या अगर प्रश्न पूछे कि जो 2023-24 का बजट था उसमें कुल कितने की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो आप ध्यान रखेंगे कि लगभग 3,65,000 और आपका 67 करोड़ रुपए, इतना पैसा जो है मध्य प्रदेश सरकार ने जो है बजट बनाया हुआ है, इतना पैसा निकाला हुआ है। और ये पिछले वर्षों की तुलना में कितना है, 16% जो है ज़्यादा है। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कितनी वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में, 16% की। अब इस बजट में जो है 18% किसके लिए हो गया, सॉरी मैं ये जो बजट बता रहा हूँ ये बजट 2023-24 का नहीं है, 2024-25 का आंकड़ा है, ये 2024-25 का है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि प्रश्न है तो कर लीजिएगा। लेकिन 2000 आपसे क्योंकि पिछला बजट थोड़ी ना पूछा जाएगा तो 24-25 का पूछा जाएगा। तो कुल इतना पैसा निकाला गया है मध्य प्रदेश सरकार के खाते से। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा बजट किस योजना के लिए मतलब निकाला गया है, तो जो लाडली लक्ष्मी लाडली जो बहिना योजना है इसके लिए जो है सबसे ज़्यादा बजट निकाला गया है, याद रखिएगा। लाडली बहिना योजना जो है सबसे ज़्यादा बजट किस योजना के लिए है, लाडली बहिना योजना के लिए। और ये कहाँ शुरू की गई थी, भोपाल से जो है शुरू की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है 40 नंबर का, 2023-24 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन सी थी। तो भाई देखिएगा कैसे प्रश्न आ रहे हैं, ये किताबों में नहीं दिया हुआ, ये भी आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया प्रश्न है, तो डरिएगा मत। आर्थिक सर्वेक्षण आपको जो है बताया जाएगा। अगर नया, मैं इसलिए नहीं अभी पढ़ा रहा हूँ आर्थिक सर्वेक्षण, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे एक बार एग्ज़ाम की डेट आ जाए, इसमें अभी ये पुराना वाला पढ़ा दूँ आर्थिक सर्वेक्षण, शायद जनवरी फरवरी में जो है दिसंबर तक जो है सरकार ने दोबारा जारी कर दिया, तो फिर क्या हो गया, हमें पूरा डाटा जो है बेकार चला जाएगा, क्योंकि नया याद करना होता है। तो पेपर के हिसाब से जो डेट फिक्स हो जाए तो उस हिसाब से जो है हम आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ लेंगे। तो देखो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली फसल कौन सी है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मैंने लगाया था तो ये सही हो गया था प्रश्न। अब प्याज तो आप देखेंगे कि इतनी, जैसे एक क्षेत्र में क्या, इतने क्षेत्र में आप क्या लगा दो, प्याज लगा दो, और इतने में जो है टमाटर लगा दो। टमाटर की जड़ तो क्या होती है, इतने में लगी होती है, इतने में जड़ लगी होती है, लेकिन टमाटर बहुत ज़्यादा फरता है। क्या है, टमाटर जो है बहुत ज़्यादा फरता है। आलू नहीं उतना फरता है, ना ही बैगन, बैगन भी बहुत फरता है, लेकिन टमाटर और ज़्यादा फरता है। तो इसकी उत्पादकता जो है सबसे ज़्यादा है, ऐसे अनुमान लगा करके जो है हमने लगाया हुआ था। तो टमाटर जो है इसका सही सबसे ज़्यादा उत्पादकता का मतलब क्या होता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में क्या होना, उत्पादन होना। अगर आप एक टमाटर लगा देते हैं इतने में, तो हो सकता है कम से कम 5 किलो टमाटर जो है फर जाएगा। हाँ, एक पेड़ जो है 5 किलो फर जाता है। अब 5 किलो ना तो एक पेड़ में क्या निकलनी है, प्याज निकलनी है, ना आलू निकलेगा, भांटा भी हो सकता है कि भाई 5 किलो फर जाए। तो टमाटर चूँकि कम समय में ज़्यादा ये हो जाता है, टमाटर कहीं भांटा से ज़्यादा फरता है। अभी देखे नहीं, बड़े बड़े के जो टमाटर होते हैं, जो हमारे मतलब कई बार घरों में जो है देखने को मिलते हैं। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टमाटर। इसी प्रकार से आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में धनिया सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होती है, आपसे पूछे मिर्च सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, आपसे पूछे आलू सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, आपसे पूछे केला सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, आपसे पूछे संतरा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में कहाँ निकलता है, तो ये बातें बता दीजिएगा। धनिया पूछे तो आप क्या बताएंगे, गुना में सबसे ज़्यादा धनिया होती है। मिर्च जो है आपकी खरगोन में होती है, खरगोन में होती है। आलू जो है आपका सबसे ज़्यादा इंदौर में होता है, इंदौर में होता है, देवास में भी होता है भाई आलू।
तो अभी एग्जैक्ट नहीं क्या होगा। केला जो है सबसे ज़्यादा आपका बुरहानपुर में होता है। कहाँ पर होता है? बुरहानपुर में होता है। संतरा सबसे ज़्यादा जो है शाजापुर में होता है, शाजापुर में होता है। फिर आपसे पूछे कि लहसुन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो आप क्या बताएंगे कि मंदसौर में जो है आपकी क्या होती है? लहसुन होती है। और टमाटर सतना ज़िले में, वैसे बहुत से ज़िलों में है, टमाटर सभी जगह निकलता है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते, तो इतना ध्यान रखना, टमाटर यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब ये वो है भाई स्टार क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगाइएगा, 2-4 ठो स्टार लगा लीजिएगा, पूरी की बातें जो है दिमाग में बैठा लीजिएगा। इतने से कम याद करोगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे। चलिए मैं ये प्रश्न पूरा करवा देता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, मैं लिख लिख के यहाँ पर करवा देता हूँ। इससे क्या क्या प्रश्न पूछा जा चुका है अभी तक जो है। ई गवर्नेंस प्लान है, तो जहाँ भी नेशनल ई गवर्नेंस लिखा हुआ है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ये क्या है? हमारी योजना का नाम है। अब ई गवर्नेंस जो है एमपीपीएससी के सिलेबस में है, तो बहुत महत्वपूर्ण योजना है, ध्यान रखिएगा। कितने प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं? इसका जो है पूरा नाम पूछा गया है, इसका क्या पूछा गया है? पूरा नाम पूछा गया है। फिर पूछा गया है इसका समय, पूछा गया है कब शुरू की गई थी। फिर पूछा गया है ये कितने विभागों द्वारा मतलब संचालित की जाती है, कितने विभाग इसमें शामिल हैं इस योजना में, कौन कौन मतलब इस योजना को बनाया हुआ है। फिर आपसे पूछा गया है कि इस योजना को जो है मिशन मोड में किस नाम से जानते हैं, मिशन मोड प्रोजेक्ट में जो है किस नाम से जानते हैं मिशन मोड में। फिर पूछा गया है आपसे कि इसका ध्येय वाक्य क्या है, क्या है इसका ध्येय वाक्य। तो इतने प्रश्न जो है आपको रट लेने हैं किसी भी तरीके से, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है ये। इसका ध्येय वाक्य हो जाएगा, और इसका जो है एक अभी आपको उद्देश्य भी ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य क्या था, ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। तो ये 6 चीज़ें ध्यान रखेंगे। मेंस में भी अब आ जाए ऐसे, तो यूँ के तो पॉइंट छाप दीजिएगा, कोई नहीं रोक सकता है। आपके 4 नंबर 4.5 नंबर कोई नहीं रोकेगा। अगर रोकेगा तो फिर उसे ना तो कॉपी चेक करने का पता है, ना ही सही से तरीका पता है। तो देखिएगा कि इसका पूरा नाम क्या होता है, तो आप देखेंगे कि इसका जो पूरा नाम है नेशनल ई गवर्नेंस, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है क्या है, इसका पूरा नाम है, ये ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय ई शासन योजना हिंदी में कहते हैं इसे। समय कब की है ये योजना, ध्यान रखिएगा, 18 मई 2006 की योजना है। कब की है? 18 मई 2006 की है। कितने विभाग इसमें शामिल हैं, ध्यान रखिएगा, 3 विभागों द्वारा यह योजना जो है मिलकर चलाई जा रही है। कौन कौन सी है? एक आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक विभाग है, भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक विभाग, इलेक्ट्रॉनिक विभाग। और जो दूसरा है इसमें, दूसरा देखना है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ध्यान रखना है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। और तीसरा ध्यान रखना है इसमें जो है सामान्य प्रशासन लोक प्रशासन सुधार विभाग। तो ये हो जाएगा पहला विभाग, ये हो जाएगा आपका दूसरा विभाग, और तीसरा है लोक प्रशासन, गलती लिख दिया, लोक प्रशासन सुधार विभाग। ठीक है, तो ये 3 विभागों द्वारा जो है संचालित क्या है, ये योजना है। मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना को जो है सारांश के रूप में जो है माना गया है। किस रूप में? सारांश कहते हैं, रट लीजिएगा बस जो है, और कुछ ज़्यादा मत समझिएगा। सारांश के रूप में इसे जाना जाता है। और इसका ध्येय वाक्य क्या है कि एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपकी ओर, और एक कदम जो है आपके लिए, एक कदम आपके लिए। अब जो है आप अगर ध्यान से पूरी क्लासे देख रहे हैं ना, पूरे पेपर सॉल्व किए हुए हैं, तो कोई भी पेपर सॉल्व करवाएगा उसे धुआं धुआं कर दोगे आप। उद्देश्य जो है इसका क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जितनी भी क्या है आपकी सरकारी सेवाएं हैं, क्या है, जितनी भी सरकारी सेवा हैं उनको किस रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप में क्या किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो है उपलब्ध करवाना क्या है इसका उद्देश्य है। तो इतनी चीज़ें लिख ली हुई हैं, मुझे उम्मीद है कि लिख ली हुई होंगी, क्योंकि मैं अगले क्वेश्चन आएगा तो हर दिन जो है ऐसा संभव नहीं है भाई, क्योंकि इसमें एक ही क्षेत्र में काम करते रहेंगे, फिर शॉर्ट में जो है रिवीजन करवाऊंगा, ऐसा लिख भर दूंगा, बोल दूंगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है, इसको सही कर लेते हैं उत्तर। तो आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस है योजना के तहत मिशन मोड परियोजना का सार संग्रह क्या कहलाता है, तब आप क्या बताएंगे, जो है सारांश जो है सार संग्रह कहलाता है। चलिए अब अगले प्रश्न थोड़ा सा स्पीड करेंगे भाई, बहुत समय ले लिया, अभी रिवीजन भी तो करना है।
तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता है मार्क जुकरबर्ग ने क्या की हुई थी, फेसबुक की जो है स्थापना की हुई थी। और आई थिंक समय मुझे पता नहीं 2006 है या 4 है। इलॉन मस्क की जो कंपनी है ये स्पेस एक्स जो है इनकी कंपनी है, और एक दूसरी कंपनी है टेस्ला, ये इलॉन मस्क की है। बिल गेट्स ने जो है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की हुई थी। जैक डॉर्सी ने जो है ट्विटर जो है इनको जनक कहा जाता। चलिए अगली बात करते हैं। गार्टनर के अनुसार ई गवर्नेंस विकास मॉडल, ये जो पिछली बार क्वेश्चन कर चुके हैं, 2020 में भी आया हुआ था। तो ये जो है आपका सबसे पहले सूचना होती है, सूचना दी जाती है, फिर जो है लोगों में इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, फिर जो है लेन देन करते हैं, और फिर बाद में जो है चेंजेस आ जाते हैं। मैंने जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो है जैम का उदाहरण दे करके भी इसको समझाया हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2024 के पद्म विभूषण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं है? क्वेश्चन जो है आपको नहीं करना है, ठीक है। इसकी जगह पर आपको क्या करना है, 2025 में जो है पद्म विभूषण किसे दिया गया है वो करना है आपको, ठीक है। तो फटाफट जो है मैं ट्रिक भर यहाँ पर बता देता हूँ, आप जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार मैं लिखवा चुका हूँ। और ट्रिक हमारी क्या थी कि जो वासुदेव हैं, क्या हैं, जो वासुदेव हैं और कौन थे, लक्ष्मी जी थी। वासुदेव और लक्ष्मी जो हैं वो क्या है, शिव सागर में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं। वासुदेव और लक्ष्मी कहाँ पर रहते हैं, समुद्र में रहते हैं। और उनके साथ में क्या रहता है, उनका वो शेषनाग भी रहता है। और शेषनाग क्या हो जाता है, एक बार जो है जाग जाता है। वह क्यों जाग जाता है, क्योंकि जो ठंडियों की ऋतु थी यानी कि शरद ऋतु में रजनी यानी कि रात्रि के समय पर, शरद ऋतु की रात्रि में क्या पड़ रही थी, ओस पड़ रही थी, तो इसलिए वो क्या है जाग गया था। तो ये हमारी क्या है ट्रक है पूरी की पूरी। और इसमें जो है 6 नाम आपके जो है पूरे के पूरे 7 नाम छपे हुए हैं। जैसे वासु से हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा, वासुदेव नायर हो जाएगा, वासुदेव नायर हो जाएगा ये। और लक्ष्मी से हो जाएंगे आपके लक्ष्मी नारायण हो जाएंगे। और नाग से हो जाएंगे आपके नागेश्वर सिंह। और जाग से हो जाएंगे जगदीश हो जाएंगे। और शरद से हो जाएंगे शारदा सिन्हा, बिहार की हैं शारदा सिन्हा, मरणोपरांत इन्हें मिला हुआ है शारदा सिन्हा। और फिर जो है आपको ध्यान रखना है, रजनी से हो जाएंगी कुमुदनी रजनीकांत, कर्नाटक की हैं ये कलाकार। कुमुदनी रजनीकांत गुजरात की हैं, सॉरी। और ओस से हो जाएंगे ओसामू सुजुकी, ये जापान की जो है कंपनी के मालिक रहे हैं कोई, उनको दिया गया है, ठीक है। तो अब इनको ध्यान रखना है, ये जो है आपके कहाँ के हैं, केरल के हैं। वासुदेव नायर कहाँ के हैं, केरल के हैं। लक्ष्मी नारायण जो हैं आपके, लक्ष्मी नारायण कहाँ के हैं, तो आप बताएंगे कर्नाटक के हैं। कहाँ के हैं, कर्नाटक के हैं। नागेश्वर सिंह जो हैं आपके, ये जो नागेश्वर सिंह हैं ये तेलंगाना के हैं। कहाँ के हैं, तेलंगाना के हैं। और जगदीश जो है चंडीगढ़ के हैं, न्यायाधीश हैं। और शारदा सिन्हा जो है आपकी बिहार की हैं। और रजनीकांत जो हैं आपकी कहाँ की हैं, ये गुजरात की हैं, ठीक है। अब इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। वासुदेव नायर को जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है, किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। लक्ष्मी नारायण को जो है कर्नाटक की हैं, इनको जो है कला के क्षेत्र में दिया गया है। और नागेश्वर सिंह को जो है ये दवा के क्षेत्र में दिया गया है। और इन्हें जो है सार्वजनिक मामलों यानी कि न्याय के क्षेत्र में दिया गया है। शारदा सिन्हा को जो है ये भी जो है आपकी क्या है कलाकार रही हैं, तो कला के क्षेत्र में दिया गया है। और जो ओसामू सुजुकी इन्हें व्यापार के क्षेत्र में। और जो रजनीकांत हैं इन्हें भी जो है आपका रजनीकांत को जो है आपका किस में दिया गया है, कला के क्षेत्र में ही दिया गया। तो इनको भी जो है कला के क्षेत्र में दिया गया है, रख लीजिएगा। ट्रिक भी याद रखिएगा, मैं जब भी रिवीजन कराऊंगा तो इसी ट्रिक से करवाऊंगा। और इसमें जो है थोड़ा सा और ध्यान रख लीजिएगा भाई, क्यों गलती करें। मरणोपरांत जो है किसको किसको दिया गया है, तो जो आपके ये हैं वो जापान वाले हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया है। जो शारदा सिन्हा है इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। और एक व्यक्ति और हैं रजनीकांत हैं, जिन्हें शायद शारदा सिन्हा हो जाएंगी। और आपके वासुदेव नायर, तो ये 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। तो ऐसा प्रश्न शायद पूछ ले कि किसको मरणोपरांत मिला है, किसको नहीं मिला है। तो इतनी ही बातें हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। यदि प्रश्न आएगा इतनी चीज़ें रख लीजिएगा, और पूछा गया है तो पूछा जाएगा आगे भी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य विधानसभा में सीटों के आरक्षण की बात की गई है, तो ध्यान रखिएगा
जब आपसे आरक्षण के बारे में पूछे ना तो आपको 4 आर्टिकल हमेशा याद रखने हैं। क्या रखने हैं? पूछे आपसे अनुच्छेद 330 में किसके लिए है, पूछे आपसे 332 में किसके लिए है, आपसे पूछे 243 डी में किसके लिए है, और आपसे पूछे 243 टी में किसके लिए है। ठीक है, तो इतने जो है रख लीजिएगा। 330 में जो है लोकसभा में एससी को आरक्षण दिया गया है, 332 में जो है विधानसभा में आरक्षण दिया गया है, 243 डी में जो है पंचायतों में आरक्षण दिया गया है, और 243 टी में जो है नगर पालिकाओं में आरक्षण दिया गया है। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। सही जवाब होगा कहाँ पूछा है? विधानसभा में। तो 332 जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है FPGA। तो ये भाई आपका कंप्यूटर वाली यूनिट का प्रश्न है। इसका मतलब होता है फील्ड प्रोग्राम गेट एरेज जो होता है, इसका जो है ये पूरा नाम है। आपने आईसी चिप का नाम सुना होगा, आईसी चिप है, तो ये एक प्रकार की क्या है? आईसी चिप ही है। ध्यान रखिएगा, एक प्रकार की क्या है? ये आईसी चिप है। और इससे दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक इसकी आईसी चिप की खोज किसने की हुई थी, तो आप क्या बताएंगे? जैक किल्बी ने जो है इसकी खोज की हुई थी। जैक किल्बी ने जो है इसकी खोज की हुई थी। दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है वो यो है कि जैक जो आईसी चिप है इसको किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया गया था, तो ध्यान रखिएगा जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, थर्ड जनरेशन में इनका क्या किया गया था? उपयोग किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो चलिए ये प्रश्न नहीं है, बताइए। साहित्य के संदर्भ में प्रश्न था। किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे कि कनेक्शन विफलता, डेटा की हानि आदि से उभरने की कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसे ध्यान रखिएगा, रिसेलियंस कहा जाता है। तो एनसीईआरटी पढ़िएगा भाई, जो पीडीएफ भेजे हुए थे मैंने उसमें जो है स्पष्ट रूप से टॉपिक दिए हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का दिया हुआ है, रोबोटिक्स का दिया हुआ है, आईसीटी के दिए हुए हैं, और डेटा सिक्योरिटी दिया हुआ है। तो ये जो टॉपिक जो बार बार आ रहे हैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, उन्हें पढ़ लीजिएगा एक बार। हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज में है तो किसी तरीके से पढ़ लीजिएगा। मशीन लर्निंग के सीधे सीधे वहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं, पिछली बार के जो दो प्रश्न पूछे गए थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि रिसेलियंस जो है ये क्या करता है कि जैसे मैं सिंपल सी बात करूँ, आपका मोबाइल कभी कभी ऐसे घूमता रहता है ना, ऐसे कभी कभी घूमता रहता है, इंटरनेट नहीं चलता है, हैंग हो जाता है, तो थोड़ी देर बाद जो है पुनः सामान्य स्थिति में आ जाता है। तो वो जो है घूमने से सामान्य स्थिति के आने की स्थिति पूछ रहा है, क्या कहलाती है? तो रिसेलियंस कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न है, और अगले में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो सही जवाब होगा काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, प्रबंध चिंतामणि, विद्यासार भंजिका। तो भाई ये तो दो तो नहीं लिखी गई, ये मुझे पता है। इसमें जो है विद्यासार भंजिका, प्रबंध चिंतामणि लगाइएगा, वही जो है गलत होगा तो मैं बता दूंगा। दो नहीं हुई, ऊपर वाले नीचे वाला विद्यासार भंजिका भी नहीं की है। अब राजशेखर के बारे में ध्यान रखिएगा। राजशेखर जो है गुर्जर प्रतिहार वंश जो हुआ है, गुर्जर प्रतिहार वंश के भी दरबारी रहे हैं, और कलचुरी वंश के भी दरबारी रहे हैं। कलचुरी वंश के भी ये कह रहे हैं दरबारी रहे हैं। कलचुरी वंश त्रिपुरी में था। और कलचुरी वंश के एक राजा हैं जिनका नाम है क्या? युवराज देव। क्या नाम है? युवराज देव। और इनको इन्होंने क्या कहा हुआ है? उज्जैनी भुजंग कहा हुआ है। उज्जैनी भुजंग कहा हुआ है। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखना है। हमारे पास में आज का लास्ट प्रश्न है, और जिसमें पूछा जा रहा है कि MS DOS किस प्रकार के यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो देखिए MS DOS बहुत ही पुराने ज़माने का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि पुराना है। और पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंटरफेस के आधार पर पूछे ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर? इंटरफेस के आधार पर। तो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक होता है कमांड आधारित, यानी कि कमांड यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कमांड आधारित में क्या होता है? पहले आपने जो छोट वाला वो मोबाइल चलाया होगा, उसमें जैसे कोई भी फंक्शन खोलना है ना, तो उसमें क्या लिखा होता है? टेक्स्ट से लिखा होता था गेम सेटिंग, फोन सेटिंग, सांप खेलना। ये सांप जो है खेला होगा कभी ना कभी, मैं तो बहुत खेलता था भाई। नोकिया के मोबाइल में जो है सांप खेल खेल करके उसे ख़त्म कर देता था। तो ये जो है टैक्स आधारित जो क्या होता है, हमें कमांड देने का सिस्टम अगर टैक्स पर आधारित हो तो उसे क्या कहते हैं? कमांड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। और जब आपके सामने वर्तमान में जो बड़े मोबाइल आते हैं, आपके जो में मतलब क्लास देख रहे हो, तो उसमें कोई भी मेन्यू है तो उसमें क्या बना रहता है? ग्राफिक बना रहता है। जैसे कि आप यूट्यूब का ऐप्स खोलते हो तो उसमें ऐसा बना हुआ है, यूट्यूब बना हुआ है, उसमें चिन्ह बना हुआ है यूट्यूब का। तो ये वाला होता है ग्राफिक, यानी कि फ़ोटो के रूप में आइकन दिखाई देना। तो यही क्या है आपका MS DOS जो है पुराने ज़माने का है। और इसमें जो है कमांड आधारित इंटरफेस होता था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है यूट्यूब वगैरह जितने भी अभी ऐप्स आते हैं वो ग्राफिकल वाले हैं। चलिए अब है हमारा जो है रिवीजन का समय है। तो
छोड़ दूं क्या, आप रिवीजन कर लेंगे। तो मैं सिर्फ पढ़ता जाऊंगा और उत्तर बताता जाऊंगा, तो आप सीधे करके मोबाइल जो है आप देखते बस जाएंगे, क्योंकि टिक करने में भी मुझे बहुत समय लग जाएगा। 50 क्वेश्चन रिवाइज करना है। ये टेस्ट सीरीज 7 नंबर की टेस्ट सीरीज है, उसका रिवीजन कर रहे हैं। गाजी मलिक जो है किस वंश का संस्थापक था, तो ये जो है गाजी मलिक जो है आपका तुगलक वंश का संस्थापक था, याद रखिएगा। अगली बात करते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो आपके अकबर द्वितीय ने दी हुई थी। और 1909 का अधिनियम संबंधित था, तो ये जो है पृथक मताधिकार से संबंधित था। इसमें जो है मुस्लिम समाज को जो है अलग से आरक्षण दिया गया था। 5 नंबर का है कि 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे पराजित किया था, तो आप क्या कहेंगे। देखिए चंदावर का युद्ध पूछ रहा है, इसमें जयचंद को जो है पराजित किया हुआ था चंदावर के युद्ध में, कन्नौज के शासक जयचंद को। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 6वें नंबर का है, दिल्ली सल्तनत का सबसे कम समय तक का शासन करने वाला वंश कौन था, तो आप क्या बताएंगे। सबसे कम समय तक जो खिलजी वंश ने शासन किया हुआ है, मात्र 30 वर्ष तक क्या किया है, शासन किया हुआ है। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की मुख्य घटना क्या थी, तो आप जानते हैं कि जो है कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना जो इनके समय की मुख्य घटना थी। सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने हुए थे। भारत में वैज्ञानिक गणना जो है कब से प्रारंभ हुई थी, 1881 में, ये रिपन के समय से जो है प्रारंभ हुई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था, तो जवाहरलाल नेहरू उसमें नहीं गए हुए थे, क्योंकि कांग्रेस का प्रतिनिधि करते हुए जो है महात्मा गांधी जी गए थे। अगला प्रश्न है हमारे पास में, पूछा जा रहा है कि कौन सा देश कैस्पियन सागर से नहीं लगता है, तो इसमें आपका जो है इराक जो है इसकी सीमा नहीं लगती है। कयाल क्या है, तो कयाल जो है केरल के जो है किनारे में झील पाई जाती है, यानी कि लैगून झीलें जो पाई जाती हैं उन्हीं को कहते हैं केरल की लैगून। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ये इंसेल वर्ग जो संरचना होती है यह हिमनद द्वारा बनाई नहीं जाती है, ध्यान रखिएगा। ये संरचना दी हुई है किसके, हालांकि वर्तमान में नहीं पूछा जाएगा, विश्व भूगोल हट चुका है। स्ट्रोम्बोली क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि जागृत ज्वालामुखी है। जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम 1974 में लाया गया था और 1971 में वायु प्रदूषण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। अब इसमें से कहता है कौन सा सही नहीं है, तो लिपुलेख उत्तराखंड नाथुला जो है ये आपका सिक्किम में स्थित है, ना कि आपका अरुणाचल प्रदेश में, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संप्राय मैदान जो होते हैं तो नदियों द्वारा बनाए गए मैदान होते हैं, तो नदी से निर्मित होते हैं संप्राय में, इन्हें पेनी प्लेन इंग्लिश में कहा जाता है। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान जो नीलगिरी पहाड़ी में है। और राज तनुरा तेल शोधन फैक्ट्री जो है आपकी, हटा दीजिएगा भाई ये प्रश्न, क्योंकि ये उस समय करंट अफेयर का विश्व भूगोल हट चुका है, या फिर ईरान या, चलिए हटाइए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है, तो पैपेवर सोमनीफेरा जो है अफीम का वनस्पतिक नाम है। चेचक का पूर्ण उन्मूलन 1980 में हुआ था, WHO ने घोषित किया था। और जीवाणु भोजी क्या है, तो ये एक प्रकार का क्या कहलाता है, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु है, ध्यान रखिएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो कहाँ पर होता है, तो आप क्या बताएंगे। देखिए अर्धसूत्री विभाजन पूछ रहा है, तो अर्धसूत्री में हमने बताया था कि जो बीज वाला भाग होता है यानी कि जर्म सेल जो होती हैं, तो पराग कोश में हो जाएगा। ध्वनि तरंगे जो है सर्वाधिक गति से चलती हैं, तो ठोसों में सबसे ज़्यादा गति से चलती हैं। तो ये 25 प्रश्न हो गए आपके, हालांकि और भी हैं, तो अब जो है और बाकी भी नहीं करते हैं, 25 प्रश्न ही आपको रिवीजन करना है। ये जो है आज का आपका होमवर्क है, और आपको जो है किस प्रकार से इसका उत्तर बताना है, आपको जो है उत्तर इसका बताना है, लेकिन ऐसे नहीं बताना है सिर्फ उत्तर पर, आपको जो है आज से मैं एक नया सिस्टम शुरू कर रहा हूँ कि आपको जो है उत्तर बताना है, और उत्तर बताना तो जैसे हम एक्सप्लेन करते हैं उसी क्रम में बताना है। तो आप क्या करेंगे कि इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या से संबंधित क्या पूछे गए हैं, संरचना संख्या परिवर्तन संबंधी रोग पूछे गए हैं, तो आपको जो है पूरे रोग बताना है इसमें। जैसे कि 21वें गुणसूत्र से कौन सा होता है, 18वें से कौन सा होता है, और जो है 13वें गुणसूत्र से कौन सा होता है, तो कम से कम 3 रोग जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इससे आपकी जो क्या होगी, एक चीज़ से जोड़ने की आदत बनेगी। तो उत्तर बताइएगा जरूर। चलिए आपका होमवर्क है, अगले दिन जो है आपका देखेंगे। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास पर। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।